कंटेंट मार्केटिंग का एक एक्सटेंशन। मार्केटिंग में किस तरीके से उसको पर्टिकुलरली समझा सकते हैं? अगर आप कंटेंट मार्केटिंग शब्द को भी समझो, इसके अंदर भी कंटेंट एक अलग शब्द है और मार्केटिंग एक अलग शब्द है। सपोज मैंने एक छोटा स्टूडियो खोल लिया, ऐसी कौन सी वो मिस्टेक्स हो सकती है जो मैं कर दूंगा? बहुत सारी मिस्टेक हम करते हैं। सबसे पहली तो यही मिस्टेक है कि हमने उस बिजनेस कैसे करना है ये सीखा नहीं और हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया। क्या बिना एड्स के, बिना मार्केटिंग के हम हाई क्वालिटी लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं? कि अगर आपकी सेल्स की स्किल्स अच्छी है ना, तो आपको शुरू में डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए ऑर्गेनिक और बिना पेड एड्स के थ्रू। क्या फियर और डाउट्स अचीवमेंट के बाद चेंज होते हैं? देखो, फियर और डाउट्स तो रहते हैं और ज्यादातर हमेशा ही रहते हैं। लीडरशिप थिंकिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड थिंकिंग, दोनों को आप कैसे समझते हैं? जब आप उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको एंड रिजल्ट तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, तो आप समझो आप एक लीडरशिप क्वालिटी जो है आप दिखा रहे हो और आपके अंदर एक लीडर पैदा हो रहा है। क्या आप भी बिना क्लाइंट चेस किए, बिना क्लाइंट से चिक चिक किए, बिना डिस्काउंट के हाई क्वालिटी क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना चाहते हो? सो ये पॉडकास्ट आपके लिए। आज हमारे साथ है मिस्टर सौरभ चंदेल, जिन्होंने 100 से ज्यादा बिजनेस ओनर्स की हेल्प की है उनको ग्रो करने में और हाई टिकट क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने में। सो हाय मिस्टर सौरभ, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू शक्ति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप इतने सारे बिजनेस ओनर्स को गाइड करते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं। आपकी खुद की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उसका फर्स्ट स्टेप क्या था? थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। तो मैं बोलूँगा कि जो मेरी बिजनेस की जर्नी है वो एक तरीके से ऐसी प्लान नहीं थी, बहुत ही एक्सीडेंटल है। और वो जर्नी शुरू हुई थी बहुत पहले। ओके। और उसके पीछे एक कहानी है, तो मैं वो कहानी भी शेयर करता हूँ। तो सो आई बिलोंग टू अ वेरी स्मॉल टाउन इन यूपी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में सिर्फ एक ही फैमिली इनकम, ग्रैंडफादर। पापा का थोड़ा बहुत काम था, कभी बहुत ज़्यादा ऐसे चला नहीं, तो उसी में से। और फैमिली का एक ही गोल था, किसी तरह बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए तो इनकी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा 2006 में। मैंने जो बीटेक करा है वो करा है, सो आई एम अ मरीन इंजीनियर। दैट मीन्स मेरा एक बीटेक बहुत स्पेसिफिक इंडस्ट्री में है, मर्चेंट नेवी में, और उसके बाद हम उस इंडस्ट्री में जाते हैं और इंजीनियर बनते हैं। तो उस समय एक मेरे रिलेटिव ने मुझे बोला कि बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत अच्छा पैसा, गारंटेड जॉब है, तो अब जितनी भी मेहनत लगे, पैसा लगे, लगा कर लो, ज़िंदगी सेट है। तो घर वालों ने सुना ज़िंदगी सेट है, तो उन्होंने उस समय के हिसाब से अपनी क्षमता से बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए मेरी पढ़ाई में। उस टाइम पे उन्होंने 10 लाख लगा दिए, जो मेरे जैसे जिस फैमिली से मैं आता हूँ और जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ के लिए बहुत बड़ी बात। तो पॉइंट ये था, सिर्फ इसलिए लगाए थे कि नौकरी मिल जाएगी अच्छी। ओके। 2010 में जब कंप्लीट हुआ और जब हम नौकरी के लिए, पहले तो ये था कि 4th ईयर में मिल जाएगी, फिर नहीं मिली तो ये हुआ कि छूटने के बाद मिल जाएगी। ओके। और लेकिन उसके बाद हम मुंबई गए नौकरी ढूंढने के लिए, ऑलमोस्ट वहाँ 4 महीने रुके, बड़ा डिफिकल्ट तरीके से रुके, पैसे होते नहीं थे, होटल तो भूल जाओ, किसी एक दोस्त के किसी रिश्तेदार, तो कोई रिश्तेदार के रिश्तेदार, तो कोई कहीं, हम कहीं 3 दिन रुक रहे हैं, कहीं 5 दिन रुक रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं कि हम यहाँ पे लंबा रुकने के लिए आए, इस तरीके से। वहाँ 4 महीने रुके, पता नहीं कितनी जगह गए, 100 से ज़्यादा ऑफिस में गए होंगे। और सब कुछ करने के बाद ऐसा हुआ, एक दिन एक पॉइंट आया कि अपने हाथ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। और मैं एक रियलाइज़ कर रहा था कि यार ज़िंदगी तो बहुत ही मतलब ख़तरनाक डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि पैसे पूरे ख़त्म हो गए, घर वालों ने सब पढ़ाई में लगा दिए, ये उम्मीद थी कि नौकरी मिलेगी, नौकरी अभी मिली नहीं, 3-4 महीने हो गए, अपनी जेब के भी पैसे ख़त्म हैं, और घर वालों को ये उम्मीद है कि कमा कर वापस भेजें। बिल्कुल। तो इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उस दिन एक रियलाइजेशन हुआ कि यार जॉब पे मैं कभी डिपेंड होकर अपनी पूरा फ्यूचर बिल्ड नहीं कर सकता। ये चीज़ मुझे उस दिन 100% क्लियर हो गई, 100%। मतलब कोई कुछ भी बोले, पर मुझे उस दिन वो चीज़ क्लियर हो गई। तो अब मैंने डिसाइड किया कि यार बिजनेस करेंगे। अच्छा, तुरंत करेंगे कि नहीं करेंगे अभी ये नहीं पता, लेकिन जो जिंदगी है वो हमारी तभी सेट होगी जब हम बिजनेस करेंगे, ये चीज़ क्लियर हो गई। ओके। क्योंकि इतना कुछ आइडिया भी नहीं था, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना लगाने के लिए पैसे, ना कोई गाइड करने वाला। ओके। तो ये हुआ कि कुछ तो करना है, बिजनेस करना है, कुछ तो करना है, बिजनेस करना है। वहाँ से वो जो दिमाग में कीड़ा आया, वो कीड़ा मैं बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी था उस वक्त। ओके। और वो मुझे फोर्स करके इस तरफ लेकर आया। अब उसके बाद की जो 11 साल की जर्नी है वो और भी ज़्यादा मैं बोलूँगा खतरनाक है। ओके। तो स्टार्टिंग की मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से, क्योंकि ना तो घर में लगाने के लिए पैसे थे, ना घर वाले लगा सकते थे,
और ना ही अपने पास कोई और बैकअप था कि कुछ और कर सके। ओके। तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले मिले तो उन्होंने बताया कि अगर आप सिर्फ 3-4 हज़ार रुपये लगाओ तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और इस तरह की कमा सकते हो। बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, शुरू किया। पॉइंट ये, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा कि अगले ऑलमोस्ट 11 साल में ऐसा हुआ कि मैंने 7 डिफरेंट बिजनेस ट्राई किए ओके। और 3 बार जॉब ज्वाइन करी। अब जॉब क्यों ज्वाइन करनी पड़ती थी? हर बार एक ही वजह, बिजनेस में पैसा लगा के खत्म हो जाता था ओके। और उधार भी हो जाता था, तब उनका उधार भी चुकाना है और जब जेब में एक भी पैसा नहीं है तो वापस चले आते थे जॉब में। फिर जॉब करते थे 1-1.5 साल, फिर पैसे आ जाते थे, जिसका लिया उसका चुका दिया और फिर जाना है, फिर बिजनेस करना है। इस तरह किए ऑलमोस्ट 7 बिजनेसेस। सॉफ्टवेयर, CRM का सॉफ्टवेयर बनाया, मैसेज का सॉफ्टवेयर बनाया, एक रिटेल एजेंसी ट्राई करी RO की, एक रिटेल इंजन ऑयल का ट्राई किया, और भी ऐसी। अब इतने बिजनेस की भूल भी गया कि मैंने क्या इवेंट्स किए थे, इवेंट्स कर रहे थे और इवेंट मैनेजमेंट भी जो करते थे। तो ये सब कुछ करके पॉइंट ये था कि हर बार ऐसा होता था, थोड़े पैसे आते थे पर कभी वो बिजनेस इस तरह स्केल नहीं हुआ कि यार वो बिजनेस का सेटिस्फैक्शन दिख सके और जो हम एक उम्मीद करते हैं कि यार 4-5 लाख रुपए महीने का आएगा, उस तरह कभी नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद और ये स्टोरी चली ऑलमोस्ट 11 साल। ओके। इसी में कोविड आता है। बाय द वे वो टाइम इतना आसान नहीं था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर, पैसे कमाने का बहुत ज़्यादा प्रेशर। ओके। और आप समझते हो, एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर बड़ा लड़का और उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई और वो 10 साल तक सेट ना हो पाए जैसा वो चाहते हैं, ओके। तो आप समझते हो कितना डिफिकल्ट होता है वो हर तरीके से। बिल्कुल। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपका परिवार भी आपसे सही से बात नहीं करना चाहता। सब लोग यही सोचते हैं कि तुम पागल हो। मेरे को तो सब में यही बोला कि तुम पागल हो, पागल हो गए हो, पागल होते जा रहे हो, लिटरली ओके। वो यही बोलते थे। और सेल्फिश हो, जाने क्या क्या। बहुत डिफिकल्ट, बहुत पेनफुल टाइम वो था। पर हाँ, उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई और 7 डिफरेंट बिजनेसेस ट्राई किए। उसके बाद भी ये बात है ऑलमोस्ट आई थिंक जुलाई 21 की, ओके। जब पोस्ट कोविड में सब लोग खाली थे, हम भी खाली थे। थोड़ा टाइम मिला ये सोचने समझने का कि यार ज़िंदगी में हुआ क्या। ओके। तो एक दिन शाम को ऐसे ही मैं छत पे था तो बहुत सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा था। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हमने ज़िंदगी में बहुत टाइम दिया, पैसा भी लगाया अपनी तरफ से, सबसे लड़े, सबके खिलाफ जाके डिसीजन भी लिया और कोशिश बहुत की बिजनेस करने की, लेकिन हुआ क्यों नहीं। और उस दिन एक रियलाइजेशन हुआ कि बिजनेस हुआ इसलिए नहीं क्योंकि हमें बिजनेस करना नहीं आता, सही से बिजनेस करना नहीं आता। ओके। हमने ईगो में किया क्योंकि हमने कहीं से तो सीखा नहीं, ना तो हमारा MBA है, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना कोई गाइड करने वाला है। बिल्कुल। तो हमने एक्सीडेंटल जो है बिजनेस शुरू किया और भगवान भरोसे ही उसको चलाने की कोशिश की। ओके। ये उस दिन एक बहुत स्ट्रांग रिलेशन हुआ कि यार हमने सीखा नहीं कि करना कैसे, हम डायरेक्ट कूद गए। ये तो वही बात हो गई जैसे किसी को स्विमिंग करनी है, अचानक से उसने किसी को टीवी में देखा तो उसका मन किया तो उसने कहा मैं भी स्विमिंग करूंगा, तो वो गया, उसने बढ़िया सुंदर सा स्विमिंग पूल देखा, 10 फीट की गहराई थी उसमें, वो गया और उसने सीधे जंप मार दी। ऐसी किया हमने बिजनेस में। अच्छा, कोई डायरेक्ट जंप करेगा तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। यस मतलब थोड़ा सा वो स्ट्रगल करने की कोशिश करेगा तो 1-2 बार नीचे जाएगा, 2-4 बार ऊपर आएगा, 2-4 सांस लेगा, लेकिन इवेंचुअली बहुत जल्दी वो डूब जाएगा। बिल्कुल। यही हमारे साथ हुआ कई बार, लिटरली हर बार। जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं कुछ दिन सरवाइव कर पा रहे हैं, कुछ 2-4 सांस आती है, 2-4 कस्टमर आते हैं, उसके बाद फिर जो है चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो 1-1.5 साल के बाद उसे बंद ही करना पड़ता है। ओके। और फिर अल्टीमेटली आप बैक टू बिजनेस की डेथ हो जाती है बेसिकली। तो वही उस दिन रियलाइज हुआ कि हम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और हमें आता नहीं है। तो फिर उस दिन ये डिसाइड किया कि अब सीखना पड़ेगा, करते कैसे, करना तो है ही। बिल्कुल। वो तो कीड़ा मरा नहीं, वो कीड़ा यही था कि करना ही करना है अपना बिजनेस। तो उस दिन ये सीखा कि भाई अब सीखना पड़ेगा। ओके। तो सीखना शुरू किया। सीखने के लिए ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, सिर्फ अपने आप को रेडी करना कि यार मुझे सीखना चाहिए, वही मुश्किल था। क्योंकि जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार अब सीखना चाहिए, उसके अगले ही दिन मुझे वैसी अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो गई। तो वेबिनार्स, कोर्सेज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये वो करके एक ट्रेनर दूसरा ट्रेनर, ऐसे मुझे अपॉर्चुनिटीज दिखनी शुरू हो गई। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करे, फिर उनके जो हाई लेवल के प्रोग्राम होते हैं वो सब अटेंड करे, और मैंने देखा और मैंने रियलाइज़ किया
कि मैं हर वो गलती कर रहा हूँ जो वो मना करते हैं करने के लिए। वो बोलते हैं कि एज अ बिजनेस ओनर आपको ये नहीं करना चाहिए, और मैं वही कर रहा हूँ, और मैं कई बार लगातार वो गलतियां करते जा रहा हूँ। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वाह, कितनी मिस्टेक्स हैं जो ऐसी जो हमें नहीं करनी थी और हम वही कर रहे हैं। फिर रियलाइजेशन के साथ साथ लर्निंग भी शुरू हुई कि अच्छा, अगर ये नहीं करना तो क्या करना है। तो ये सीखना शुरू किया, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें चलती रहीं। बाय द वे, जब मैं जून 21 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त जॉब नहीं थी, पर ऑलमोस्ट दिसंबर 21 के अराउंड मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि एक तो जेब में पैसे नहीं है, और दूसरा बिजनेस करना तो है पर लेकिन अभी तो जिंदा रहने के लिए भी पैसे चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने अमेजोन ज्वाइन करी कस्टमर सपोर्ट में, और जो है घर से वर्क फ्रॉम होम मिला मुझे, और उसमें ये हेल्प हुई मुझे, ये था कि घर में रहेंगे तो ट्रैवल का टाइम बचेगा, तो हम बिजनेस पे भी फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो 1 साल मैंने सीखना जारी रखा, ट्राई करते रहे अपने लेवल पे, चीज़ें हो नहीं रही थी, जॉब भी चलती रही। ऑलमोस्ट अगस्त 2022 के अराउंड उस समय मेरी सैलरी थी सिर्फ 33,000 रुपीज़। ओके, मैंने ये ज़्यादा किसी को बताया नहीं है वैसे ओपनली कि उस वक्त जो है क्या सैलरी थी, क्या इनकम थी, बिकॉज यार वो उस टाइम पे ना किसी को कुछ ना पता चले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने को ऐसा लगता है दुनिया में कोई हमें देखे नहीं, देखे ना कोई हमें फेस ना करे, किसी को हमें फेस ना करना पड़े, और कोई हमसे पूछे नहीं, मतलब ऐसा लगता है दुनिया खत्म ही हो जाएगी, मतलब बस हमें किसी से इंटरेक्ट ही ना करना पड़े। ऐसा मेरे ख्याल से वो वाला फेस होता है जब आप कुछ ना कुछ इन्वेंट कर रहे हो तो, लेकिन चुप के हाँ, मतलब अब देखो आप ऐसा कोशिश हो रही होती है। मैं बताता हूँ कौन सा फेज होता है। वो फेज ऐसा होता है जब पूरी दुनिया आप पे भरोसा खो चुकी है, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आपके भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी होगा ना, अगर आप उसे बोलो कि यार मैं ऐसा एक बिजनेस बिल्ड करना चाहता हूँ, तो आप पे ट्रस्ट उसको 0% है। पर वो फेज होता है जब आपको उस वक्त अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी अंदर आप अपने एक दिल के कोने में जो आपका एक ड्रीम है कि यार मुझे ये करना है, उसको करने के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया पे बिलीव नहीं करती ना, तो हमारे अंदर ये करेज नहीं होता कि हम इसको ओपनली कह सकें। बिल्कुल। कि तुम करते क्या हो। तो लिटरली वो स्टेज से अगर कोई पूछे भाई आप क्या करते हो, मैंने कितने दिनों तक ये बोला मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं इसे बोलूंगा बिजनेस करते हो तो पूछेगा क्या करते हो, कहाँ ऑफिस है, कितना कमाते हो, ये वो, और मेरे पास अभी इनके जवाब नहीं। तो ये सब कुछ चलते हुए रियलाइज हुई बहुत सारी चीज़ें, और वो वही फेज है जो मैंने बोला कि जो चल रहा था उस वक्त 2022। जैसे मैंने आपको बोला उस वक्त सैलरी थी 33,000 रुपीज़ जो अमेजोन देता था। आप सोचो क्या होता है, मतलब एक मैरिड हो आप, और जो है वाइफ है, एक्सपेक्टिंग बेबी भी आपका है, और फैमिली है, और फैमिली वो है जिसने बहुत सारा पैसा आपकी एजुकेशन में लगाया हुआ है, और वो आपसे बहुत कुछ उम्मीद भी कर रहे हैं, और लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, और आप कमाते कितना हो, मतलब 33,000, मतलब वो जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए उतना, इस टाइप की इनकम है। पर ठीक है, सारी चीज़ें जो भी मेहनत थी, जो भी किया था, वो सारे रिजल्ट्स जो है मिले। जुलाई 22 से ऑलमोस्ट अगर आप दिसंबर 23 देखोगे तो इनकम बढ़ के हो गई 3 से 4 लाख रुपए पर मंथ की पर्सनल इनकम। वो एक बहुत बड़ा एक मेरे लिए जंप था, एक बहुत बड़ा आई वुड से रिलीफ था, एक बहुत बड़ा वैलिडेशन था कि यार हम जिंदगी में जो करना चाहते थे वो हमने कर लिया, या हम उस डायरेक्शन में अब आगे बढ़ रहे हैं। अब पहली बार वो ब्रेक थ्रू मिला है, अब पहली बार वो पैसे देखने को मिले, अब पहली बार उस लेवल का हम काम कर रहे हैं जो हम हमेशा से करना चाहते थे। तो पहली बार वो रियलाइज हुआ। और उस सक्सेस को मैं बोलूँगा कि उसमें ज़रूर मेहनत थी, सब कुछ था, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो था मेरा वो 1.5-2 साल का लर्निंग फेज, जब मैंने रियली में ये सीखा कि बिजनेस करते कैसे। तो वहाँ से सारी गेम चेंज हुई, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स और अच्छे आए, इनकम और बढ़ी, और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो एजुकेशन है बहुत वैल्यूबल है, और ये सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था, 2 साल 3 साल बाद छोड़ दिया, किसी ने 5 साल बाद छोड़ दिया, किसी ने साल 2 साल पहले शुरू किया उसने छोड़ दिया, और मैं जितनों को जानता था वो सभी स्ट्रगल ही कर रहे थे। तो फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार ये नॉलेज मुझे पहुँचानी चाहिए जो है लोगों तक, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत है। तो वहाँ से मैं कोचिंग की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हुआ, और फिर मैंने कोचिंग भी शुरू करी, बैचेस शुरू करे, और फिर वो चीज़ें भी जो है आगे बढ़ रही हैं अभी बहुत अच्छे से। तो वहाँ से जो है ये जर्नी चलते हुए यहाँ से आई कि एक इंसान
जिसने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया उस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए और सब कुछ ट्राई किया, ओके, और फिर उसके बाद जब उसे जो चीज़ उसके काम आई या जिसने उसका गेम बदला, वो था वो लर्निंग का फेज। और उसके बाद चीज़ें बदल गई। और इसलिए मुझे लगता है कि सच में बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो प्लान करके बिजनेस में नहीं आते, मजबूरी में या किसी न किसी रीजन की वजह से उनको आना पड़ता है, घर की सिचुएशन, पैसे कमाने, कुछ भी। और ऐसे लोग जिनके पास लगाने के लिए बहुत पैसे भी नहीं है कि आप 2-4 करोड़ लगाकर कोई ये फ्रेंचाइजी ले लो, ये कोई फैक्ट्री डाल लो, कुछ ऐसा कर लो, वैसा कर लो, पैसे भी नहीं है, बिल्कुल, और पैसे भी कमाने। तो उसके लिए आई थिंक मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे मेरा वो 11 साल का फेज था ना, कहीं ना कहीं उनका भी वही फेज चल रहा है। ओके, तो मैंने डिसाइड किया कि जितना पॉसिबल हो पाएगा उतने लोगों को हम सिखाएंगे। और वहाँ से मेरा कोचिंग का जर्नी शुरू हुआ, और अभी वो जर्नी उसी तरफ जा रही है। सो अगर मैं बात करूं कि आपकी कुछ अचीवमेंट्स थी, जिन अचीवमेंट्स के थ्रू आपने रास्ता देखा या अपने माइंड को मेकअप किया, राइट। ओके, सो अगर मैं फियर्स और डाउट्स की बात करूं कि क्या फियर और डाउट्स अचीवमेंट के बाद चेंज होते हैं या फिर उससे पहले चेंज करने की ज़रूरत होती है इंसान को? आई थिंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं बोलूँगा कि देखो, फियर और डाउट्स तो रहते हैं, और ज़्यादातर हमेशा ही रहते हैं। कम ज़्यादा हो सकते हैं, ओके, कुछ टाइम के लिए जा सकते हैं, पर वो वापस आते हैं, ऐसा मैंने रियलाइज़ किया। जब मैंने कॉन्फिडेंस के साथ जर्नी शुरू की तो फियर और डाउट्स को भगा दिया। ओके, लेकिन जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं और वो 3 महीने 6 महीने हो जाते हैं और वो काम चलता नहीं है, तो वो सारे डाउट्स वापस आते हैं, ओके, सारे फियर्स वापस आते हैं, वो आपको परेशान करते हैं। तो इस तरीके से वो कई बार मेरी जर्नी में भी वापस आए। पर कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हेल्प करती हैं। जैसे एक डाउट हमेशा आता था कि यार मैं बिजनेस पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, कैरियर पे, जॉब पे क्यों नहीं कर रहा। ओके, ये सवाल भी आते थे, क्योंकि मेरे से ये सवाल बहुतों ने पूछा है। ओके, और जो है इसके साथ साथ कभी कभी, क्योंकि जब इतने सवाल आते हैं तो मैं भी पूछता था अपने आप से कि यार ये कहीं सही तो नहीं है। तो मैंने भी बहुत बार पूछा अपने आप से ओके, कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं इस जॉब पे फोकस क्यों नहीं कर रहा। पर वहाँ पे क्लैरिटी थी, जो मैंने आपको बताया जॉब के बाद मुझे दिमाग में आई थी कि अपने को करना है बिजनेस ही, क्योंकि जिंदगी जो सेट होगी वो बिजनेस से ही होगी। जब वो क्लैरिटी है कि मेरे को बिजनेस ही करना है, तो जॉब पे मुझे फोकस नहीं करना है, ये चीज़ क्लियर हो गई। बिल्कुल। तो इस तरीके से जो क्लैरिटी है ना, वो बहुत बार आपको हेल्प करती है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ओके, तो जैसे सपोज आप ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और 4-5 डिस्टर्बिंग टाइप के लोग हैं, ओके, हल्ला कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं। अचानक वहाँ पे एक अंकल हैं, तुम ज़्यादा उनको जानते नहीं हो कुछ भी, वो लोग उससे बदतमीजी करने लगते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर वो बदतमीजी करते हैं तो क्या तुम उनसे लड़ोगे? लड़ूंगा तो नहीं, बट मैं देखूंगा आसपास में कौन है कौन नहीं है, और मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश तो जरूर करूंगा। ठीक है, मान लो तुमने थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश की, हाँ, उनमें से एक ने चाकू निकाल लिया, एक ने डंडा निकाल लिया, और एक ने गन निकाल ली। अब तो क्या करोगे? तो शायद हो सकता है मैं वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊं। राइट, ठीक है। अब इसको सिनेरियो चेंज कर देते हैं। ओके, वहाँ पे जो अंकल हैं वो अंकल नहीं है, लेट्स से तुम्हारी मम्मी बैठी है, ओके, और अब वो बदतमीजी कर रहे हैं। ओके, अब तुम क्या करोगे? मैं डेफिनेटली उनसे लड़ूंगा। अब भी वो चाकू निकाल ले, डंडा निकाल ले, मैं तब भी लड़ूंगा। लड़ोगे, राइट। बिल्कुल। वो जो डिसीजन है वो चेंज क्यों हुआ? वो चेंज हुआ उस क्लैरिटी की वजह से ओके, कि ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अंकल मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक अच्छा नागरिक होने के नाते थोड़ा सा फर्ज निभाया, लेकिन उसके बाद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं जान दे दूं अपनी। बिल्कुल, ये क्लैरिटी हुई। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन जब माँ वहां पे बैठी है तो अपने को पता है कि अब इसके ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं जिंदगी में, बिल्कुल, तो मुझे चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं ये एक्शन जरूर लूंगा। तो बिल्कुल। वो जो आपने डिसीजन लिया वो किस बेसिस पे लिया? क्लैरिटी क्लैरिटी के के बेसिस पे। तो क्लैरिटी 90% टाइम आपको हेल्प करती है कि यार क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो फियर डाउट को किल करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, और थोड़ा बहुत वो जो रहता है वो आप प्रोसेस में ना, जब आप बिजनेस करोगे या आगे बढ़ोगे कुछ भी, तो आप उस प्रोसेस में सीखोगे कि उतना 10% फियर हमेशा रहता है, और हमेशा उसको कंट्रोल करना भी सीखना पड़ता है। तो एक मेरे मेंटर बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने बोला इस चीज को कि एवरीबडी हैव सम फियर्स, लेकिन जो इंसान उस फियर को थोड़ा सा कंट्रोल करके भी आगे बढ़ जाता है, वही वो अचीवमेंट हासिल कर लेता है।
तो उस फियर की वजह से 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे ना कि पैर पीछे खींच लेंगे, पर एक कोई होगा फियर उसको भी लग रहा है, जैसे एक ऊंची क्लिफ है वहां से जंपिंग करनी है, अब मान लो वो बहुत ऊपर है 100 मीटर, तो अगर वहां पे 100 लोग जाएंगे ना जंप करने के लिए, तो फियर सबको लग रहा है। बिल्कुल 99 ऐसे होंगे जो वहां से जाके वो फियर इतना हावी हो जाएगा कि वो वापस आ जाए। ओके कोई एक ऐसा होगा फियर उसको भी लग रहा होगा, पर उसकी कोई ऐसी क्लैरिटी होगी उसके दिमाग में जो उसको बोलती कि नहीं यार अपन वापस नहीं जा सकते, अपने को जाना तो आगे ही है, तो वो फिर आंख बंद करेगा और जो है वो वहां से जंप मार देगा, देखेंगे जो भी होगा। वो वाली बात मैं कह रहा हूँ कि पहले क्लैरिटी होने से आपको पता चलता है कहाँ जाना है, और दूसरा आपको थोड़ा तो फियर हमेशा ही रहेगा और उसको मैनेज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सो आपके हिसाब से जो सर्विस इंडस्ट्री है उसके जो ऑनर होते हैं वो क्यों सालों तक एक ही लूप के अंदर फंस के रह जाते हैं ऑन रेवेन्यू बेसिस पे? तो जब हम सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं मेनली एक समझा देता हूँ कि हम मतलब किन किन बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो जितने भी आपके सर्विस के यानी कि मार्केटिंग वाले हो गए, एजेंसी वाले हो गए, फोटो वाले हो गए, लॉयर, डॉक्टर, सीए, इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, कंसल्टेंट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, ये सब। इवन आईटी में भी बहुत सारी कंसल्टेंसी होती है, सॉफ्टवेयर के साथ कंसल्टेंसी होती है, रिक्रूटमेंट में, कंसल्टिंग में। तो प्रॉब्लम अगर आप देखोगे आज के टाइम पे बिजनेस में तो क्या है कि मार्केट सिनेरियो चेंज होने की वजह से जो है कंपटीशन हर जगह हर लेवल पे बहुत बढ़ गया है। आज से 20 साल पहले बिजनेसेस कम होते थे और जो ऑडियंस जिसको सर्विस चाहिए वो ज़्यादा होती थी, तो कस्टमर जाता था और ढूंढता था कि मैं ये सर्विस कहाँ से लूँ, कहाँ ये डॉक्टर बैठा होगा, कहाँ डेंटिस्ट होगा, कहाँ हार्ट का डॉक्टर होगा, कहाँ पे मुझे सीए मिलेगा, कहाँ मुझे फैशन डिजाइनर मिलेगा, कहाँ मुझे इंटीरियर डिजाइनर मिलेगा, तो एक कस्टमर जाता था ढूंढ के, वो जो है सर्विस लेता था। तो जब कस्टमर ज़्यादा है, बिजनेस कम है, तो ऑब्वियसली आप अपने प्रॉफिट पे बेच सकते हो और लोग जो है खरीदेंगे क्योंकि उनको चाहिए, तो आपके पास अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है और आप उस हिसाब से ग्रो भी कर सकते हो। बिजनेस में बाय द वे ग्रोथ का सारा लेने देना तो प्रॉफिट से ही है, बिल्कुल है ना, कि सिर्फ रेवेन्यू तो ग्रो करने से क्या ही फायदा है अगर प्रॉफिट नहीं ग्रो हो रहा। तो प्रॉफिट लोगों का, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा था तो प्रॉफिट जो है उनका अच्छा था, तो ग्रो हो जाते थे। अब क्या हुआ, अगर आज आप अपने सिनेरियो में देखो तो हर इंडस्ट्री में हर जगह बहुत सारे लोग आ गए, कंपटीशन बहुत हो गया हर जगह, हर घर में एक फोटोग्राफर है, हर घर में फोटोग्राफर है, एंड अभी कमी नहीं है किसी चीज़ की, हर गली में आपको एक डॉक्टर भी मिलेगा और सीएस भी खूब मिलेंगे और सब कुछ। तो पॉइंट ये है कि मार्केट में कस्टमर तो हैं लेकिन उसी तरह के सर्विस प्रोवाइडर भी आ गए, बिल्कुल, और कई सारे हो गए अच्छी क्वालिटी के। हमारे यहाँ बहुत सारा लोअर मिडिल क्लास था, वो पढ़ लिख के आगे बढ़ा, उन सब की एस्पिरेशनल जनरली जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल वो अच्छी जॉब या फिर इस टाइप के सर्विस बिजनेस ही हैं। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसे होते हैं जो ये ड्रीम लेके पैदा होते हैं कि मुझे लगता है कि 100 करोड़ का प्लांट लगाऊंगा या फैक्ट्री लगाऊंगा, ठीक है, बिल्कुल जॉब मिल जाए, या फिर अगर ज़्यादा है तो डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ऐसा कुछ बन जाए, ताकि फिर वो और भी चीज़ें इस साइड में ज़्यादातर कर सकता है। तो उसी तरीके से तो प्रॉब्लम वही है कि प्रॉफिट कम है तो ग्रोथ नहीं है। और ग्रोथ क्यों नहीं है? कंपटीशन की वजह से। कंपटीशन की वजह से जब आप अपने आप को स्टैंड आउट नहीं कर पाते ना, और जब मार्केट आपको इस तरह देखती है जैसे कि व्हेन मार्केट लुक्स एट यू एज अ जस्ट अनदर ऑप्शन, तो अगर 10 अच्छे फोटो स्टूडियो हैं, पर उन 10 के 10 को मैं ऐसे देख रहा हूँ ना कि जैसे दीज आर जस्ट अनदर फोटो स्टूडियो, इनमें कुछ खास अलग बात ऐसी नहीं है, तो वहां पे जितने भी हैं स्टूडियो, इनका आप देखोगे हमेशा सर्वाइवल मोड में ही रहेगा, क्योंकि उनकी वो ग्रोथ कभी आएगी नहीं, क्योंकि वो उतना मैं पैसा कभी उनको पे ही नहीं करूंगा। लेकिन इसी में आप अपनी इंडस्ट्री में ही देखोगे या किसी भी इंडस्ट्री में देखोगे, आप एग्री करते हो कि आपकी इंडस्ट्री में ऐसे भी स्टूडियो हैं जो आपसे 5 गुना 10 गुना ज्यादा चार्ज करते हैं? बिल्कुल, मेरे आसपास ही बहुत होंगे ऐसे, राइट, और क्लाइंट उन्हें पे भी करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो सेम इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे 10 गुना चार्ज कर रहे हैं ज्यादा, और उनको लोग पे भी कर रहे हैं, वो अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और वो ग्रो भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा कि उसी इंडस्ट्री में एक बंदा कर पा रहा है और बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा अलग कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ ऐसा अलग कर रहा है जिसकी वजह से उसे क्लाइंट उस तरह का पैसा देने के लिए रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो अगर मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं कि अगर मैं एक फोटोग्राफर की ही बात करूं, ठीक है, उसी बिजनेस से अगर रिलेटेड मैं बात करूं, तो सपोज मैंने एक फोटोग्राफी की एक छोटा स्टूडियो खोल लिया जहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर देता हूँ लोगों की, और
ये मेरा एक बिजनेस मॉडल हो गया, ये मैं खोल के बैठ गया और ठीक है मेरे पास 2-4 कस्टमर्स आ जाते हैं जिससे मेरा काम चल रहा है, लेकिन अब मुझे अगर ग्रो करना है तो ऐसी कौन सी वो मिस्टेक्स हो सकती है जो मैं कर दूंगा? जब हम इस तरीके से बिजनेस शुरू करते हैं जैसे मैंने किया था, यानी कि एक्सीडेंटल टाइप, यानी बिना कोई लर्निंग बैकग्राउंड के या बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के, तो बहुत सारी मिस्टेक हम करते हैं। तो सबसे पहली तो यही मिस्टेक है कि हमने उस बिजनेस कैसे करना है ये सीखा नहीं और हमने बिजनेस करना शुरू कर दिया। वही स्विमिंग पूल वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमने स्विमिंग करनी सीखी नहीं। जबकि अगर जैसे मुझे स्विमिंग करनी है तो उसका सही तरीका क्या है? डायरेक्ट जंप करना सही तरीका नहीं है। एक्चुअल में तो सही तरीका ये है कि आप पहले जाओ, वहां पे कोई ट्रेनर होगा, उस ट्रेनर से बात करोगे, 1-2 दिन वो आपको थ्योरेटिकल क्लास देगा, फिर वो आपको एक कम हाइट वाले स्विमिंग पूल में लेकर जाएगा, फिर आप 1-2 महीना ट्रेनिंग करोगे, फिर आप उस 10 फीट वाले स्विमिंग पूल में जाओगे। इससे आप मरोगे नहीं और फिर आप अच्छी स्विमिंग कर पाओगे और जो भी आपको बेनिफिट्स चाहिए वो आपको मिलेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो बिजनेस करने का तरीका भी ऐसा ही है, जिसमें सबसे पहले तो वही मिस्टेक है कि आप सीखो पहले। अगर बिना सीखे जाओगे तो डूबना ही है, तो पहले तो वो मिस्टेक। फिर मान लो अगर थोड़ा बहुत आपने किसी से पूछा या किसी से सीखा, तो उसमें अब ये चैलेंज है कि आपने किससे सीखा। अब जैसे आपके रिश्तेदार, दोस्त या जो भी हैं घर में, अंकल वगैरह, आपने उनसे पूछा कि अंकल मुझे बिजनेस करना है, तो आप बताओ कैसे करूं, और अंकल खुद एक जॉब में है, तो क्या आपको गाइड करेंगे? तो एक तो पहले हम जानते नहीं, पूछते हैं तो गलत लोगों से पूछते हैं, और फिर उसके बाद जो तीसरा रीजन मैं बोलूंगा कि जो हमें थोड़ी बहुत चीजें आती भी हैं, तो जो मेजर एक मैं मिस्टेक देख पा रहा हूँ ज्यादातर सर्विस इंडस्ट्री में, जहाँ प्रॉफिट का बहुत ज्यादा चैलेंज चल रहा है, वहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि बिजनेस ओनर्स बेसिकली मार्केटिंग में ना तो वो टाइम खर्च करते हैं, ना वो पैसे खर्च करते हैं, और ना वो करना चाहते हैं। मतलब ये एक स्पेसिफिक मैंने माइंडसेट देखा है कि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग मार्केटिंग समझते भी नहीं है और ना वो उसमें कुछ खास करना चाहते हैं। मतलब मैं आपको लिटरली बताऊं, कितनी सारी मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो बिजनेस ओनर के पास जाती हैं और कहती हैं कि सर हम आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी कर देंगे, आप हमें इतने पैसे दो। और जब वो बिजनेस ओनर उनका खुद का वेबसाइट और इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोल के देखता है तो उनके खुद के चैनल पे फॉलोअर नहीं है, उनके खुद के जो है व्यूज नहीं है, उनके खुद के जो है चीजें वैसी नहीं है जैसा वो प्रॉमिस कर रहे हैं। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक मार्केटिंग एजेंसी भी अपनी मार्केटिंग नहीं कर रही, तो अब नॉर्मल बिजनेस का तो भूल ही जाओ कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ मार्केटिंग का बिल्कुल भी कल्चर नहीं है। तो बिजनेस बेसिकली अगर आप इसे समझोगे तो एक डिमांड और सप्लाई पे चलता है। बिल्कुल। तो मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड है और उस चीज़ की हम सप्लाई कर दें तो हमें वहाँ से पैसे मिलेंगे। बिल्कुल। तो जैसे मार्केट में किसी को माइक चाहिए और मेरे पास एक माइक है, मैं बेच सकता हूँ, तो मुझे पैसे देगा, उसको डिमांड है, हमने सप्लाई कर दिया। जब डिमांड सप्लाई बिगड़ती है, इसकी वजह से प्राइसिंग बिगड़ती है। अब मान लो ये माइक देने वाला एक ही बंदा है, 2 है या 5 है, खरीदने वाले 100 लोग हैं, तो अगर वो इसी माइक को 5,000 के बजाय बोलेगा कि मैं 7 का बेचूंगा, तो क्या बिकेगा कि नहीं बिकेगा? अगर ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं और माइक कम है और बेचने वाले कम है, हाँ तो बिकेगा बिकेगा, राइट? तो जो बेचने वाला है वो अच्छे प्रॉफिट इसमें कमा लेगा। बिल्कुल। क्योंकि उसके पास कस्टमर ज्यादा हैं और बेचने वाले भी कम है। बिल्कुल। और फीस भी कम है। अब दूसरा सिनेरियो, बेचने वाले 10 लोग हैं, हजारों का उनके पास इन्वेंट्री पड़ा हुआ है, वो सब चाहते हैं कि यार किसी तरह निकल जाए, खरीदने वाले 100 लोग हैं। बिल्कुल। अब ये 7,000 का बिकेगा या 4,000 का बिकेगा या 3,000 का बिकेगा? और बाय द वे बताइए कितने का बिकेगा? मतलब ये मतलब डिपेंड करेगा फिर, राइट, एग्जैक्टली। पर ये आप एग्री करते हो ना कि लोएस्ट में बिकेगा? बिल्कुल। जो सबसे सस्ता दे रहा होगा जनरली उसी का बिकेगा। बिल्कुल। हर जगह यही अप्लाई हो रहा है, सर्विस में स्पेशली ज़्यादा हो रहा है कि जब एक ही जैसी सर्विस हमें मिल रही है तो सारा गेम आ जाता है प्राइस पे। कि लेने वाले भी हैं उतने ही देने वाले भी हैं, मार्केट में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम ज़्यादा प्राइस देकर क्यों खरीदेंगे? हम उससे खरीदेंगे जो हमें बेस्ट प्राइस दे। अब बेस्ट मतलब हमारे यहाँ लोएस्ट होता है। लोग जनरली बेस्ट का मतलब यही है कि सबसे सस्ता कहाँ मिले। तो अब जब ढूंढने वाला सबसे सस्ता ढूंढ रहा है तो फिर आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे? ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, इंडिया में स्पेशली, और उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा है कि लोग जो है मार्केटिंग की वैल्यू नहीं समझते, टाइम मनी खर्च नहीं करना चाहते और बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ओके, पर लोग ये डिस्काउंट, नेगोशिएशन और चेजिंग के इस लूप में क्यों फंस जाते? सर्विस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो, जैसा मैंने बोला कि जब
मार्केट में जो आपको ढूंढ रहा है, जो आपसे खरीदना चाहता है, वो ढूंढ ही रहा है सबसे सस्ता, वो ढूंढ ही रहा है सबसे सस्ता। तो यहाँ पर एक कस्टमर है जिसका ई कॉमर्स का बिजनेस है और वो निकलता है कि यार मुझे एक शूट कराना है, चलो किसी स्टूडियो वाले से बात करते हैं। तो वो निकलता है, तो उसने 1 देखा, 2 देखे, 3 देखा, 4 देखा, 6 स्टूडियो उसने देख लिए। वो गया, आता है और वो आपसे पूछता है कि शक्ति मेरा ये काम है, इतने प्रोडक्ट हैं, 1 दिन का काम है, 2 मॉडल लगेंगे, मुझे 200 फोटो चाहिए, आप बताओ कितना लोगे। बिल्कुल। मान लो वो आकर आपसे जनरली यही बोलेगा, बिल्कुल, यही पूछेगा, आप उसे क्या बताओगे? आप अपना रेट दे दोगे, मैं प्राइस बता दूंगा उसे। प्राइस बता देंगे, राइट। फिर उसके बाद वो क्या बोलेगा, इसमें कुछ डिस्काउंट हो सकता है क्या? बिल्कुल। पहले ही बोलेगा, ठीक है। आप बोलोगे नहीं, पर हम थोड़ा कर देंगे, आप बताओ कब क्लोज करना है। फिर बोलेगा मैं आपको फोन करूंगा, आप मुझे अपना नंबर दे दो। बिल्कुल। सेम एक्टिविटी वो 6 स्टूडियो में जाएगा और सारी जगह एक्टिविटी करेगा। बिल्कुल। सब उसे रेट देंगे, कोई 25, कोई 30, कोई 35, कोई 50। फिर वो उसके बेसिस पे जो 20-25 वाला होगा या जो भी उसने 1-2 सेलेक्ट किए होंगे उनसे वो कॉल करेगा और फिर उनसे बोलेगा, अगर आपने 35 बोले बगल वाला 25 में कर रहा है तो बोलेगा शक्ति भाई आपका स्टूडियो देखा, अच्छा लग रहा था, पर यार आप चार्ज ज्यादा कर रहे हो। बिल्कुल। के बगल वाला ABC स्टूडियो है ना, वो तो 25 में कर रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल। अब आपको लगे यार क्लाइंट जा रहा है, तो फिर आप सोचते चलो प्रॉफिट घटा देते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बोलो सर 25 में नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आपका चलो 26 में कर देंगे। करा तो उसने देखा चल ठीक है स्टूडियो अच्छा है, चल 26 में करा लेते हैं, पर आपका नुकसान तो हो गया ना जो होना था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो अच्छा, आप अगर इस पूरी कन्वर्सेशन को देखो, इसमें बात क्या हुई? इसमें बात सिर्फ प्राइस डिस्काउंट नेगोशिएशन की तो हुई है। बिल्कुल। बिल्कुल। और क्या ही बात हुई है। बिल्कुल। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि क्या करोगे, कैसे करोगे। आपने भी उससे नहीं पूछा कि क्या करना चाहते हो, एंड गोल क्या है, बिल्कुल। मैं क्या और एड ऑन कर सकता हूँ। कुछ बात ही नहीं हुई। ओके। बात तो अब इसी में हमें समझने के लिए बहुत कुछ है। मार्केटिंग और सेल्स का जो डिफरेंस है कि एक्चुअल में जब वो आपके पास आया और जो भी आपने बातचीत करी ना, ये सारी सेल्स की कन्वर्सेशन है, पैसे के आसपास हो रही है, सेल्स की कन्वर्सेशन है, नेगोशिएशन डिस्काउंट पे बात हो रही है और उसके बाद सेल हो गई, ट्रांजैक्शन हो गई। ओके। अब जो मार्केटिंग होती है उसका सारा गेम जो होता है वो सेल्स के पहले होता है और उस गेम का पूरा जो एंड गोल है वो ये है कि वो जो आपकी सेल्स प्रोसेस है ना वो बदल जाए। ओके। मार्केटिंग का काम ये होता है कि सेल्स प्रोसेस बदल जाए। वो आए तो आपसे प्राइस ना पूछे, ओके। और आप उसे मुंह छोड़ते ही प्राइस ना दे दो, ओके। और फिर वो डिस्काउंट ना खेले। मार्केटिंग अच्छे से की जाए तो उसका ये काम है। अब मैं दूसरा सिनेरियो आपको देता हूँ। वो आता है आपके पास और आपको बोलता है कि शक्ति मुझे इतने प्रोडक्ट हैं, 1 दिन का शूट है, 2 मॉडल लगेगी, मुझे 200 फोटो चाहिए, बताओ कितना चार्ज करोगे। तो आप उससे बोलते हो कि हाँ ठीक है, मैं आपको सारा रेट बताता हूँ डिटेल में, उससे पहले 2 मिनट में कुछ आपसे पूछ लूँ। बोलेगा हाँ। बिल्कुल। कैसे सेल करते हो, ऑनलाइन करते हो या ऑफलाइन करते हो या मोबाइल में व्हाट्सएप में फोटो भेजते हो। उसने कहा मेरा ई-कॉमर्स स्टोर है, वहां से मैं सेल करता हूँ। अच्छा क्या है प्रोडक्ट आपका? तो उसने कहा बच्चों का फैशन किड्स वेयर है। उसका वेरी गुड। तो आप किड्स वेयर में, अच्छा तो इसमें जो है आपने इससे पहले शूट कराया है कि नहीं कराया है, लॉन्च कर रहे हो या रिपीट कर रहे हो, कैसे आप प्लान कर रहे हो, विंटर लॉन्च कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो बताएगा। विंटर्स आ रही हैं, मेरे पास 20 नए जैकेट्स के डिज़ाइन हैं, 20 नए हुडीज़ हैं, ऐसे ऐसे 100 नए डिज़ाइन में ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा। ठीक है, वेरी गुड। तो आप तो रेगुलर करते रहते हो, तो आपके पास तो एग्जिस्टिंग पहले आपने शूट कराए होंगे, समर की भी कराए होंगे, विंटर की भी कराए होंगे। तो उनका रिस्पांस कैसा था और आप उनसे क्यों नहीं करा रहे हो? बिल्कुल। या तो बोलेगा कि मैं तो देख रहा था ऐसी मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। या दूसरा वो ये बोल सकता है कि पिछली बार हमने कराया था लेकिन मज़ा नहीं आया, और जो है वो पैसे भी हमने लग गए, टाइम पे काम नहीं हुआ, फोटोज भी कुछ खराब निकल गए, बिल्कुल। फिर वो मॉडल लेट आई, स्टूडियो वाले ने हमें एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया, और वो फिर ओवरऑल मुझे यार बड़ा नुकसान हो गया। जनरली या तो ये बोलेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। तो फिर आप उसको बोलो कि बाय द वे अब मुझे थोड़ा समझ आ गया है, बाय द वे मेरा नाम है शक्ति, मैं 15 साल से स्टूडियो चला रहा हूँ, हमने ABCXYZ ये वो इन सारे ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है। ये देखो मेरा स्टूडियो, ये कुछ फोटोज वोटोज जो हमने किए लगे हुए हैं, और जो है इस ब्रांड के साथ, उस ब्रांड के साथ, और IPL और ये वो हमने सब शूट किया हुआ है काफ़ी अच्छे लेवल पे। ई-कॉमर्स में स्पेशली हमने किड्स वेयर में ये किया है, ये 2-4 फोटो दिखा दिया, 2-4 ये वो, 2-4 रील वीडियो। फिर आपने उससे बोला जनरली मार्केट में ऐसा ही होता है। और होता क्यों मैं ये भी बता देता हूँ। कई बार बिजनेस ओनर
ये नहीं समझता कि सामने वाला जो काम करने जा रहा है हम्म, वो उसको अच्छे से इन्वॉल्व नहीं करता या उसको प्रॉपर डिटेल नहीं देता, तो बाद में क्या गड़बड़ होती है कि वो जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है ना, हम्म, 2-4 हज़ार 5,000 10,000 के लालच में पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। ओके, जहां आप 4 महीने अगले सेल करके आप इसमें से 50 लाख कमा सकते हो, 10-20-30 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में आप 50 का 10 हो जाएगा। ओके, ये मिस्टेक है, बहुत लोग करते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये मिस्टेक आप नहीं करो। ओके, तो फिर वो क्या बोलेगा? बिल्कुल, वो बोलेगा बताओ बताओ आप आगे बताओ, और क्या कर और सकते क्या हैं। कर, हाँ बोलेगा। अच्छा, एक दो प्रॉब्लम से और बता सकते हो। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि बिजनेस ओनर, अब क्या है कि बिजनेस ओनर क्रिएटिव तो है नहीं, मतलब क्रिएटिव फील्ड से थोड़ी है, बिल्कुल, उसका काम है प्रोडक्ट बनाना बेचना, वो इन सब में लगा है। बिल्कुल, अब उसे हर बार शूट कराना है, हर बार वो शूट करने वाला एक ही जैसा करके दे देता है, एक बिल्कुल, बैकग्राउंड लगाएगा, खड़ा करेगा, दे देगा। बिल्कुल, पर मैं अगर आपको बताऊं कि हमने पिछली बार एक किड्स वेयर था, हमने उसका जो है नवंबर में मेरे पास आया था, हमने उसका शूट किया। एक आए वो ऐसे ही बहुत बिजी रहते हैं अपने बिजनेस में, लेकिन उन्होंने, पर मेरी जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि यार कुछ अच्छा क्रिएटिव करते हैं। मैंने उसे बोला कि आप मेरे ऊपर छोड़ दो और पैसे पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे आप ध्यान मत देना, लेकिन मैं आपको ऐसा शूट करके दूंगा ओके, कि आपका दिल खुश हो जाएगा। उसने कहा ठीक है शक्ति, कर दो। फिर उसके बाद हमने ऐसा कॉन्सेप्ट शूट किया, ओके, उनको पूरा कॉन्सेप्ट बताया, उनको कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ हमारा, बस वो थोड़ा टाइम देते रहे, अप्रूव करते रहे, सब मैंने अरेंज किया। उनको सिर्फ उस दिन सिर्फ प्रोडक्ट भेजना था। सुबह वो 10 बजे आए, कॉफ़ी पीते रहे, शूट चलता रहा, 4 बजे 5 बजे शूट खत्म हो गया, चले गए। हमने उन्हें 10 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन में हमने सारा डेटा डिलीवर कर दिया। समय से पहले मिलके वो बहुत खुश हुए, डेटा वेटा उन्होंने समय से पूरी जो है पैसे ट्रांसफर किए। उन्होंने बोला कि भाई शक्ति आपके साथ काम करके मजा आया। ओके, इस तरह के हमने बहुत सारे काम किए। तो अगर आप बोलो तो आपके लिए भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब वो क्या बोलेगा? वो डेफिनेटली सुनना चाहेगा कुछ ना कुछ और अच्छा ही। सुनना चाहेगा, राइट। बिल्कुल, लेकिन अगर आप अब ये आप एग्री करोगे हाँ, कि अब अगर वो इतनी बातचीत करके आपसे गया है और बाकी जो 6 स्टूडियो में गया है वहां पे वही बातचीत हुई है, सेल वाली, वही सेल वाली बातचीत हुई है, रेट लिया, रेट दिया, रेट लिया, रेट दिया। अब ये आदमी जब घर जाएगा और बैठ के सोचेगा कि यार मेरे को शूट कराना है, बताओ किससे कराया जाए, अब मुझे बताओ कि वो किसको प्रायोरिटी देगा? इस कन्वर्सेशन के थ्रू हमने एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की है उसके माइंड में कि किस तरीके से उसका परसेप्शन चेंज हो टुवर्ड्स दी सर्विसेज। हमने इसमें बहुत कुछ करने की कोशिश की है, ओके, वो मैं बताऊंगा। पर जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि जो इतनी कन्वर्सेशन करके गया है इसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल, बिल्कुल, डेफिनेटली, क्या वो इसको मीटिंग के लिए दोबारा बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? डेफिनेटली, है ना, कि भाई एक बार आ जाओ, समझते हैं डिटेल में क्या कॉन्सेप्ट दो, कैसे हो। अच्छा, क्या वो इस आदमी को 10-20 हज़ार एक्स्ट्रा पे करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। राइट। अगर मेरे सामने इतनी सारी कन्वर्सेशन चल रही है और मेरे पेन पॉइंट्स या फिर पेन पॉइंट्स बोल लो या फिर जो भी चीज़ें हैं उनके आसपास में बात हो रही है तो डेफिनेटली Exactly. क्लोज करना चाहूँगा। लेकिन ये जो कन्वर्सेशन है ये है मार्केटिंग का पार्ट, और ये सीखनी पड़ती है। बिल्कुल, इसका एक फ्लो है बिल्कुल, जो डिजाइन हुआ है। ओके, जो लोग सक्सेसफुल हैं वो इसको जानते हैं और वो सब लोग अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, जब तक मुझे नहीं पता था तो मैं भी स्ट्रगल ही कर रहा था, ओके, और जब मुझे वो साइंस पता चली और जब मैंने अप्लाई करी तो वही चीज मेरे लिए रिजल्ट जनरेट करने लगी। ओके, और वही मेरा कहने का पर्पस है कि अब आप इसी साइंस को यूज करके उसी क्लाइंट से जो पहले आपको भाव नहीं देता या आपको एक जस्ट एक अनादर बिजनेस की, जस्ट एक अनादर फोटोग्राफर की तरह ट्रीट करता ओके, और जस्ट आपसे प्राइस पे नेगोशिएट करता, अब वो आपसे डिफरेंटली डील करेगा। ओके, उस वो जो है आपको ज़्यादा वैल्यू देगा, मीटिंग के लिए बुलाएगा, आपकी बात सुनना चाहेगा, और आप 10-20-25 हज़ार एक्स्ट्रा कोट करोगे तो आपको पे करेगा। ओके। ये फर्क हुआ उसका। मार्केटिंग में परसेप्शन क्रिएट करने के लिए हमें कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि वो परसेप्शन चेंज हो। तो उससे आप क्या किस तरीके से उसको पर्टिकुलरली समझा सकते हैं छोटे ब्रांड ओनर्स के लिए? कंटेंट के थ्रू हम कैसे मार्केटिंग करते हैं और कैसे वो चेंज हो सकता है। पर अगर आप कंटेंट मार्केटिंग शब्द को भी समझो तो इसके अंदर भी कंटेंट एक अलग शब्द है और मार्केटिंग एक अलग शब्द है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप इसे समझो तो पॉइंट ये है कि कंटेंट मार्केटिंग का एक एक्सटेंशन है। ओके, मार्केटिंग करने के 10 तरीके हो सकते हैं, ओके, कंटेंट उनमें से एक है। ओके, तो पहले मार्केटिंग को समझ लेते हैं तो फिर कंटेंट से कैसे होगी वो अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके, तो मैंने मार्केटिंग आपको जो समझाई वो एक कन्वर्सेशन के थ्रू समझाई कि प्राइस और डिस्काउंट से पहले मार्केटिंग बहुत सारा ऐसा काम करती है
जो कि उस चीज को इजी बना देती हैं, ठीक है। ओके, बेसिकली जैसे आपने बोला था ना कि इस कन्वर्सेशन में क्या क्या हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें हुई। मैं इसको एक फ्रेमवर्क की तरह समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा सेम कन्वर्सेशन, ठीक है। ओके, एक मेरा फ्रेमवर्क है जो मैंने डिजाइन किया, जिसको मैं बोलता हूँ लीडर, ओके, LEADER, लीडर फ्रेमवर्क। ओके, इट्स अ सेल्स फ्रेमवर्क। और उसमें क्या है, L का मतलब है लीड मैग्नेट, ओके, E का मतलब है एक्सपर्ट पोजिशनिंग, ओके, A का मतलब है अथॉरिटी बिल्डिंग, ओके, एंड D का मतलब है डिलीवरिंग माइंडसेट शिफ्टिंग कंटेंट, ओके, E का मतलब है इस्टेब्लिशिंग योर प्रोडक्ट एज अ नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप, ओके, एंड R का मतलब है रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स ओके, थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड बाय द वे सेल्स, कन्वर्सेशनल सेलिंग। ओके, अब इस फ्रेमवर्क को हम समझते हैं कि कैसे हमने अप्लाई किया इस पूरी कन्वर्सेशन में। फ्रेमवर्क यूज करके आप अमेजिंग रिजल्ट्स देख सकते हो, ये गारंटी है, ठीक है। तो जब आपने उससे बोला, अब लीडर में L है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट का मतलब क्या, जब आपने उससे बोला, वो जो आपके पास आया, तो आपने उससे हेलो किया था, फिर आपने उसके बाद पूछा था कि जो है आप क्या करना चाहते हो, और जब आपकी बातचीत चल रही थी, और फिर उसके बाद शुरू में आपने थोड़ा उससे जाना, और फिर उसके बाद जो है उसने जब बताया आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में, बिल्कुल, कि जो है ये ऐसे ऐसे हमने शूट कराया था और वो शूट में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हुए थे, वहां से जब आपको समझ में आया, और वो कन्वर्सेशन का मेन पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है कि जब वो आपसे अपनी शेयरिंग करता है। तो लीड मैग्नेट को अभी आप ऐसे समझ लो कि कुछ ऐसा जो हमें क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में हेल्प करे। ओके, अभी आप उसे ऐसे समझ लो। ओके, तो उस समय जब वो आपके पास आया और जब आपने उससे पूछा कि, उसने बोला आप इसका रेट बताओ, और आपने उससे बोला कि हाँ मैं आपको रेट देता हूँ, और क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं, और क्या मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या करना चाह रहे हो, और जो आपने उससे पूछा, जो 2-3 क्वेश्चन पूछे, वो सारा उस लीड मैग्नेट का पार्ट है। वो आपसे कन्वर्सेशन करने को रेडी हो गया और कन्वर्सेशन कर रहा है। क्योंकि मैं बता दूं, मार्केट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो इसी चीज का भी है ना, कि कस्टमर आपको टाइम ही नहीं देना चाहता, वो ज्यादा बात ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल, वो 1 मिनट ही बात करना चाहता है और फटाफट रेट लेके भागना चाहता है। बिल्कुल, तो पहला आपका जो है फ्रेमवर्क वहीं शुरू हो जाता है, जब आपने उसको बातचीत करने के लिए टेबल पे बिठा लिया, या वो रेडी हो गया, ठीक है, ओके, कि चलो भाई 2-4 मिनट बात करते हैं। फिर L के बाद आता है E, एक्सपर्ट पोजिशनिंग। ओके, तो फिर जब आपने उसकी बात सुनने के बाद, जब आपने उसको, याद है मैंने आपको बताया कि आपने उसे अपने स्टूडियो दिखाया कि देखो इस तरह के हमने शूट किए हैं, बिल्कुल, आपने मोबाइल में रील्स दिखाए, आपके पास कंटेंट है, आपने कुछ फोटोज दिखाए, फिर आपने उसे दिखाया कि इस तरह के हमने शूट किए हैं। तो ये सारा क्या है, और आपने उसे बोला, उससे पहले आपको याद है मैंने आपको बोला कि आपने अपनी एक्सपर्ट पोजिशनिंग करी कि इस तरीके से मैं 15 साल से हूँ, और मैं ई-कॉमर्स में फैशन शूट के लिए बेस्ट हूँ। ओके, ये जो चीजें हैं, ये बेसिकली आपने अपनी वहां पे एक्सपर्ट पोजीशनिंग कर दी, आपने उसे बता दिया कि देखो मैं अपनी इंडस्ट्री में टॉप हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल, फिर उसके बाद मैंने आपको ए बताया, ए का मतलब है अथॉरिटी एसेट्स ओके, और अथॉरिटी बिल्डिंग। तो अब उसे अथॉरिटी दिखानी है, तो अच्छा अथॉरिटी आपने उससे पहले बोला कि मैं अपनी इंडस्ट्री में टॉप हूँ, और फिर जब जो सारी चीजें आपने दिखाई, ये उस चीज को प्रूव करती हैं। ओके, 15 मैंने साल से इन ब्रांड्स के साथ काम किया, ओके, यहाँ शूट किया, IPL शूट किया, मैंने जो है चेतन भगत का पॉडकास्ट शूट किया। ओके, ये जो चीजें आप बता रहे हो, ब्रांड्स के नेम ले रहे हो, ओके, कोई फेमस पर्सनालिटीज के नाम ले रहे हो, ये सब अथॉरिटी बिल्डिंग कर रहे हो। ओके, अब अचानक से परसेप्शन बदल जाता है, यार ये बंदा तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हो गया आपकी अथॉरिटी बिल्डिंग वाली चीजें। ओके, अब उसके बाद आता है D, जहाँ पे आपको उसका माइंडसेट शिफ्टिंग कंटेंट डिलीवर करना है। ओके, वहां पर आपको याद है मैंने एक स्टोरी यूज करी, एक यस, कि कैसे आपने पिछले साल एक शूट किया था, एक कैसे किड्स का फैशन ब्रांड था, कैसे उसके ऑनर चाहते थे, कैसे आपने प्लान किया। बिल्कुल, स्टोरी का अपना एक तरीका है जो हम सीख सकते हैं, पर पॉइंट ये है कि स्टोरी हमने यूज किया और हमने वहाँ माइंडसेट उसका शिफ्ट किया। बिल्कुल, बिल्कुल, माइंडसेट शिफ्ट किया कई चीजों के लिए। आपने देखा होगा मैंने स्टोरी में बोला कि डिस्काउंट से लेके हमने उसका माइंडसेट शिफ्ट, बिल्कुल, डिस्काउंट की तरफ ज्यादा ध्यान मत देना, बिजनेस ग्रोथ, आप 4 साल में बेच के कितना कमा सकते हो, हमने उसका माइंड उन तरफ लेकर गए। तो हमने उसका माइंडसेट शिफ्ट किया। जब वो आया था तो वो सिर्फ प्राइस ढूंढ रहा था, ओके, हमने उसका माइंडसेट शिफ्ट कर दिया कि प्राइस पे ध्यान मत दो, ध्यान दो कि तुम्हें क्या मिल रहा है, कितना वैल्यूबल है और कितना ग्रोथ देगा। वो किया। फिर हमने उसको ऑप्शन दिया था कि हमने इस तरह का काम किया है, हम आपके लिए भी कर सकते हैं, आप करना चाहोगे क्या। तो वो जो लीडर का ई पार्ट है, सेकंड लास्ट, एस्टैब्लिशिंग योर सर्विस एज ए सोल्यूशन, वो पार्ट वहाँ पे आपने कवर किया। और फिर उसके बाद आर था रिमूविंग ऑब्स्टिकल। अब जैसे कुछ उसके ऑब्स्टिकल हो सकते हैं, शक्ति अभी तो मुझे जाना है, मैं ज़्यादा टाइम लेकर नहीं आया, हम ऑफिस में मीटिंग करें क्या, और तुमने बोला ठीक है मिल लेंगे।
या फिर शक्ति या मेरा बजट उतना ज़्यादा नहीं है जितना वो तुमने उसके साथ किया था, पर अपन कुछ देखेंगे, कर लेंगे। तुम बोलोगे हाँ सर कर लेंगे, बातचीत करेंगे, देखेंगे। ओके पॉइंट ये है जो घूम फिर के कि हमने अगर उस फ्रेमवर्क को यूज़ किया तो जो बाकी के 10 स्टूडियो हैं और जो आप हो उसमें एक डिफरेंशिएशन बना कि नहीं। मुझे इससे एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिली कि कैसे एक फ्रेमवर्क के थ्रू हम अपनी मार्केटिंग, सेल्स और सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हैं और वो हाई क्वालिटी जो क्लाइंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट करने में कितनी हेल्पफुल रहती हैं वो चीज़ें। यस। क्या बिना एड्स के, बिना मार्केटिंग के हम हाई क्वालिटी लीड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कि अगर आपकी सेल्स की स्किल्स अच्छी है ना तो आपको शुरू में डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए ऑर्गेनिक और बिना पेड एड्स के थ्रू। क्योंकि ना उसमें एक देखो, जब पेड एड्स के थ्रू आप किसी को लेकर आते हो ना तो उसकी एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है, मतलब उस लीड को आपके तक पहुंचने में एक कॉस्ट होती है जो इन्वॉल्व होती है। कई बार आप शायद उतना नहीं खर्च कर पाने की स्थिति में हो। पर ऑफलाइन, ऑर्गेनिक और नेटवर्किंग, ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप डेफिनेटली 100-200 लोगों तक पहुंच सकते हो। आप कुछ लोग को जानते हो, वो भी कुछ लोगों को जानते हैं, कुछ लोग आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, कभी कुछ लोग का आप ईमेल डेटा इंटरनेट से निकाल सकते हो। कोई नेटवर्किंग इवेंट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ तो वहाँ पर आपको जो आपकी, अगर आपको पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है तो हर तरीके के इवेंट होते हैं, एग्जीबिशन होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो अगर वहाँ जाओगे 100-200 लोगों तक आप पहुँच जाओगे, ये गारंटी है। बिल्कुल। अब अगर आपकी सेल्स की कन्वर्जन की स्किल अच्छी है ना, जैसे मैंने बताया, अगर आप ये फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो आप उस 100 में से 2-4-5 क्लाइंट 100% कन्वर्ट कर लोगे, गारंटी। तो आपने थोड़ा बिजनेस वहां से निकाल लिया। बिल्कुल। अब उसके बाद आप उस पैसे को मार्केटिंग में भी लगा सकते हो। अच्छा, मेरा पॉइंट ये कि अगर आपके पास पैसे हैं आप डे 1 से भी लगा सकते हो। पर हमें ये समझने की जरूरत है कि मार्केटिंग में जब आप पेड एड्स की बात करते हो तो आप ये समझो कि पेड एड्स, जैसे आप लेट्स से आपकी गाड़ी है तो ऑर्गेनिक, नेटवर्किंग एंड जो बाकी ऑफलाइन के मीडियम्स हैं आप उनको समझो कि जैसे आपकी गाड़ी नॉर्मल डीजल पेट्रोल पे चल रही है और आप स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे वो चलने लगती है। लेकिन आपकी गाड़ी में एक नाइट्रो बूस्ट भी है जो अचानक से गाड़ी को 50 की स्पीड से 150 में भी ले जा सकता है। बिल्कुल। पहले क्या करना चाहिए, पहले गाड़ी को 50 तक लेकर जाओ, सब कुछ चेक कर लो, पहिए अच्छे से घूम रहे हैं, सब कुछ ठीक है, मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, सब कुछ ठीक है। फिर आप नाइट्रो बूस्ट दबाओ। तो अब अगर 150 में जाएगी भी तो आप वो बेनिफिट उठा पाओगे जो आप उठाना चाहते हो उस पेड ऐड का। यानी कि आप ज्यादा क्लाइंट्स हैंडल कर पाओगे, ज्यादा पैसे कमा पाओगे, सारा बिजनेस सही से चलेगा और बेनिफिट मिलेगा। अब आप इसको इमेजिन करो कि आपने जो है गाड़ी स्टार्ट की, पहले गियर पे ही है और अभी स्टीयरिंग भी संभल नहीं रही है और समझ में नहीं आ रहा इसको किधर लेके जाएं और किधर नहीं लेकर जाएं, और अचानक से आपने नाइट्रो की बटन दबा दी तो क्या होगा? ठुक जाऊंगा, ठुक जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल वही जनरली ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है, उनके बेसिक फंडामेंटल्स ही मार्केटिंग के क्लियर नहीं है, बेसिक सेल्स के फ्रेमवर्क्स क्लियर नहीं है, वो लगाते भी नहीं है, ऐसे ही कुछ भी कर रहे हैं और एक दिन सोचते हैं कि यार किसी एजेंसी वाले को पकड़ता हूँ, इसको 1-2 लाख दे देता हूँ तो ये अचानक से वो नाइट्रो बूस्ट दबा देगा। लेकिन उनकी जो मार्केटिंग की जो गाड़ी है वो अभी चल ही नहीं रही है। तो आप उसमें पेड ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, वो थोड़ा बहुत रिजल्ट देगी और उसके बाद वो पैसे वेस्ट करके आपको नुकसान करके चली आएगी। तो पहले मार्केटिंग के फंडामेंटल्स क्लियर करके बेसिक मार्केटिंग लगाओ, अपने फ्रेमवर्क्स वगैरह रेडी कर लो और फिर इसके बाद पेड एड्स के एक स्ट्रेटजी की तरह अगर आप यूज करोगे अमेजिंग रिजल्ट्स दे सकता है। पर डायरेक्ट पेड एड्स पे जंप करना अभी तक का जो हमारा सिनेरियो है, मुझे ये सारी चीज सुन के ऐसा लगा कि आपका जो मेन फोकस है वो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है। आई एम राइट? मैं इसको और थोड़ा मैं नहीं बोलूंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग है, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग अगेन मार्केटिंग का एक हिस्सा है। तो ये भी एक, मुझे भी बहुत दिनों तक ऐसा लगा कि शायद मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा हूँ, पर मुझे पिछले कुछ महीनों में रियलाइज हुआ कि एक्चुअली पर्सनल ब्रांडिंग भी आपके ओवरऑल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। मार्केटिंग बेसिकली अगर आप उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट के वे में समझोगे तो जैसे मैंने बोला ना कि एक ऐसी प्रोसेस जो आपके क्लाइंट के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करे, वो क्लाइंट को आपसे बातचीत करने के लिए इनेबल करे, यानी वो क्लाइंट आपसे बातचीत करने के लिए रेडी हो जाए और वो आपको नॉर्मल मार्केट से थोड़ी ज्यादा इज्जत दे, आपको वो थोड़ा अलग नजरिए से देखे। ये पूरी प्रोसेस अगर हो रही है तो उसके पीछे जो एक्टिविटी उस प्रोसेस को कर रही है वो है मार्केटिंग। अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। जो क्लाइंट आपके यहाँ पे आया था वहां पर पर्सनल ब्रांडिंग काम नहीं कर रही है,
वहाँ पर आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स काम कर रही हैं, बिल्कुल। और जो आपने फ्रेमवर्क काम किया है, तो वहाँ पर जो मार्केटिंग है ना देन एंड देयर हो रही है, हैंड टू हैंड आप जो है मार्केटिंग का फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो, बिल्कुल। तो वहाँ पर ना तो कंटेंट मार्केटिंग वाला कंटेंट नहीं आया, पेड एड्स वाला पेड एड्स नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो हो रहा है वो भी मार्केटिंग। Okay. और एग्जीबिशन में कोई आपके स्टॉल में आता है और आपकी वो कन्वर्सेशन है 10 मिनट की ना, जो आपको पता है मेरे से बात कैसे करनी है, वो भी मार्केटिंग है। Okay. फोन आता है आपके पास 2 मिनट के लिए और क्लाइंट कुछ इंक्वायरी करता है और आप उस फ्रेमवर्क को यूज करके उससे बातचीत करते हो, वो भी एक मार्केटिंग है। Okay. जब आप प्लान करके ऐसे कोई पॉडकास्ट करते हो या फिर जो आप वीडियो मार्केटिंग करते हो, वीडियोस बनाते हो अपने इंडस्ट्री के लिए, अपने प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए, वो सब भी मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं। पर्सनल ब्रांडिंग भी उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कोई डेली कंटेंट बनाने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो अपनी अथॉरिटी कैसे बिल्ड करेगा? डिपेंड करेगा कि उसकी ऑडियंस कैसी है। ओके। अगर उसकी ऑडियंस मासेस में है, ओके। आपको बहुत सारे लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना है अच्छे तरीके से। ओके। क्या तरीके हो सकते हैं वो सोचते हैं। अब एक तो है कि आप ही जाकर लोगों को बताओगे, एक इंसान के पास टाइम की लिमिट है, कैपेसिटी की लिमिटेशन है, तो आप कितने लोगों को बता पाओगे? फिर आप 10 लोग और रख लोगे तो वो 10 लोग जाकर बताएंगे, पर वो 10 की भी टाइम की लिमिट है और उनकी भी कैपेसिटी की लिमिट है और उनकी एक पेइंग की जो आप उनको पे करना पड़ेगा, तो उसकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिमिलरली इस तरह से क्या ऐसी चीज हो सकती है जो मार्केट में जाकर मेरे बारे में मेरा गुणगान करती रहे? ओके। ऐसा क्या हो सकता है? उसको बोलते हैं कंटेंट। ओके। कंटेंट बेसिकली चाहे वो हम ब्लॉग लिखें, चाहे वो हम इन्फोग्राफिक बनाएं, कोई इमेज है, कोई मीम है, कोई रील है, कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो है यूट्यूब का, वो कंटेंट बेसिकली हमारे बारे में जाकर मार्केट में हमारे गुणगान करता है कि हम देखो क्या है, कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, क्या है। तो कंटेंट इस तरीके से जो है हेल्प करता है आपको आपकी अथॉरिटी बिल्डिंग करने में। अब जैसे मैंने बोला कि 1 to many में हो, यानी बहुत ज्यादा लोगों के पास जाना है, तो आपको कंटेंट तो करना ही पड़ेगा, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि अगर आपको मासेस में जाना है। पर जैसे आपका बिजनेस ऐसा है जहाँ पे आप B2B सेगमेंट में काम करते हो, यानी कि आप कोई कंपनी है, कंपनीज हैं आपके क्लाइंट, और जहाँ पे आपको 100-200 लोगों के साथ ही काम करना पड़ता है, और उतना काम करने से आपका बिजनेस बढ़िया चलता है। ऐसे भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं B2B सेगमेंट में। वहां पर कंटेंट जो है आपको शायद मासेस के लिए नहीं बनाना है, और दूसरे टाइप का कंटेंट भी चलेगा। सिर्फ प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, तो नॉर्मल इमेजेस भी चलेंगी, इन्फोग्राफिक्स भी चलेंगे। हो सकता है अगर आप वीडियोस में कंफर्टेबल नहीं हो या आप नहीं करना चाहते हो, तो पॉइंट ये है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है, ऑडियंस क्या है, और हमें कौन सी चीज बेस्ट एफर्ट, बेस्ट रिजल्ट दे सकती है, उसके हिसाब से हमें कंटेंट की प्लानिंग करनी होती। अगर मैं बात करूं AI प्लस वीडियोस की, कैसे इन दोनों को यूज करके हम अपने पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं? कैसे हम लीड जनरेट करें, कैसे उसको पूरा ऑटोमेट करें, कैसे उसको कन्वर्जन में लेके आए? लेकिन उसके पहले बस मैं एक बार फिर से वही रिपीट करूंगा कि एक बार अगर आपको प्रोसेस क्लियर है तो तभी आपको ऑटोमेट करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक मशीन खरीद के लाते हो, तो बेचने वाला बोलता है कि आप इसमें मान लो कटोरी बनाने की मशीन है, तो आप लेकर आते हो, तो वो बोलता है कि देखो ये रॉ मटेरियल है, इसको आप इसमें डालोगे तो जो आउटपुट निकलेगा इस साइज की ऐसी कटोरियां निकलेंगी। आपने कहा बहुत अच्छा है, तो आपने उसमें डाला रॉ मटेरियल, तो 4 कटोरी खराब निकली। फिर आपने 10 का रॉ मटेरियल डाला तो 10 खराब निकली। फिर आपने 50 का डाला तो 50 भी खराब निकल गई। फिर कोई आपके पास आया, उसने कहा देखो इसको AI लगाकर ऑटोमेट कर दो, ठीक है, तुम क्या बार बार इसमें जो है रॉ मटेरियल डालते हो। और तो उसने कहा ये सही आइडिया, इसको AI लगाकर ऑटोमेट कर देते हैं। तो फिर उसने AI चैटबॉट ये वो सब लगा, उसने कहा ऑटोमेट कर दिया। तो अब क्या हो रहा था, पहले जो दिन भर में 50 कटोरी वेस्ट निकल रही थी, अब उसने ऑटोमेशन में 1 घंटे में 500 बढ़िया बर्बाद कटोरी निकालना शुरू कर दिया। तो मेरा पॉइंट ये है, AI का बेनिफिट ऑटोमेशन का आपको वहां मिलेगा जहां आपकी प्रोसेस पहले से अच्छी है, स्मूथ चल रही है। उसे ऑटोमेट कर देंगे तो जल्दी होगी, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, इफिशियंसी बढ़ेगी। लेकिन अगर आपकी पहले की ही प्रोसेस क्लियर नहीं है, इम्प्लीमेंटेड हुई नहीं है, और वो रिजल्ट जनरेट नहीं कर रही है सही जैसे आपको चाहिए, तो वो ऑटोमेशन आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। तो पहले हमने मार्केटिंग के बेसिक फंडामेंटल समझ के अपनी बेसिक मार्केटिंग को सेट कर लिया। फिर उसके बाद हम जाएंगे AI को यूज करेंगे और डेफिनेटली ऑटोमेशन करेंगे। AI में अभी भी कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीजें वैसी नहीं है जैसी मार्केट में दिखाई जाती हैं। एक लेवल पे वो बहुत हेल्प कर रहा है, कुछ जगहों पे उसे अभी बहुत सीखने की भी जरूरत है। वो चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, पर
फिर भी आज के टाइम में भी एआई आपके बिजनेस की बहुत हेल्प कर सकता है, ये तो 100% गारंटी है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पर पॉइंट ये है कि हाँ, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, इन सबको बिजनेस ओनर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये आपके काम को फास्ट करती हैं, मैनुअल इंटरवेंशन कम करती हैं। एक इंसान वही काम करता है तो गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर कोई सिस्टम उस चीज़ को, कोई मशीन या कोई एआई कोई सॉफ्टवेयर कर रहा है तो जनरली उसमें गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल फटाफट करते हैं, 24/7 करते हैं। एक एम्प्लॉय 9 बजे आएगा तो 6 बजे चला जाएगा। आप एआई लगा के कोई सिस्टम बिल्ड करोगे तो वो रात को 2 बजे भी काम करेगा, बिल्कुल संडे को दोपहर में 4 बजे भी काम करेगा। बिल्कुल तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, एआई, ये सारे हमारे बिजनेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से इफ़िशियंसी देते हैं। ओके लेकिन आपके पास पहले वो इफ़िशिएंट एक सिस्टम होना चाहिए जिसको वो बढ़ाएगा। ओके नहीं तो वो आप कटोरी वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए कि अगर आउटपुट पहले से ही खराब आ रहा है ओके। तो एआई लगाने से आउटपुट अच्छा नहीं हो जाएगा। अगर मुझे हाई टिकट सर्विसेज सेल करनी है हम्म, तो ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो मुझे इमिडिएटली बंद कर देनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत वैल्यूबल है सबके लिए। ओके तो हाई टिकट क्लाइंट्स का एक जो बेसिक हमें समझना पड़ेगा कि कौन है ऐसा जो आपको हाई टिकट पे करेगा ओके और वो क्यों पे करेगा, ये समझने की बहुत ज़रूरत है। तो इसको एक छोटे एग्जांपल से समझेंगे। तो आपके पास एक डॉक्टर है जो जनरल फिजिशियन है, वो सब कुछ चेक करता है, आपका बुखार और आपकी सर्दी खांसी ये सब कुछ, 500 रुपये फीस चार्ज करता है। ओके और दूसरा है एक हार्ट स्पेशलिस्ट जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट का डॉक्टर है और वो 1200 रुपये फीस चार्ज करता है। ओके अगर आपके घर में मान लो किसी को भी जरा सा हार्ट में पेन होता है और आपको लगता है कि यार इसको हमें दिखाना चाहिए, तो आप किसको दिखाओगे, जनरल फिजिशियन को या हार्ट स्पेशलिस्ट? हार्ट स्पेशलिस्ट। हार्ट स्पेशलिस्ट। बिल्कुल पर वो 1200 चार्ज कर रहा है, यानी 2.5 गुना चार्ज कर रहा है पर तब भी आप उसी को दिखाओगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वहां पर, अच्छा आप क्यों दिखा रहे हो बाय द वे? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है। क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है एक चीज का, राइट? Yes. और आप जो है रिस्क लेना नहीं चाहते, जो भी आपके पास प्रॉब्लम है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है कि हाई वैल्यू क्लाइंट्स, हाई मार्जिन क्लाइंट्स, हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए अगर आप जो है बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी एक एक्सपर्टीज बिल्ड करनी पड़ेगी किसी एक चीज में। बिल्कुल उसके बगैर बात नहीं बनेगी। उसके अलावा आप जनरल फिजिशियन अगर बन के रहोगे तो वही 500 500 500 सब लोग चार्ज कर रहे हैं। ओके लेकिन जैसे ही आप हार्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हो अब आप 1200 चार्ज करने लग जाते हो। जैसे ही आप एक चीज के ऑर्थो के स्पेशलिस्ट बन जाते हो अब आप ज्यादा चार्ज करने लगते हो। जैसे ही आप स्किन के स्पेशलिस्ट बन जाते हो अब आप ज्यादा चार्ज करने लगते हो। तो पहला तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट जो समझने की जरूरत है कि अगर आपने हाई टिकट क्लाइंट्स चाहिए तो किसी एक माइक्रो टॉपिक में, माइक्रो निश में, किसी एक चीज में हमको स्पेशलाइज तरीके से अपने को दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके सामने वाले को ये सोचना चाहिए कि यार इस काम के लिए इसी के पास जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फिर दूसरा जो हाई टिकट क्लाइंट है ना, उसकी पे वो कर रहा है, उसकी उम्मीद भी अलग है ओके और एक्सपेक्टेशन जो है उसके रिजल्ट को लेकर वो भी अलग है। बिल्कुल बिल्कुल जो इंसान आपको हाई टिकट पे करता है वो हमेशा किसी न किसी एंड रिजल्ट के लिए पे करता है। बिल्कुल और जो भी डिस्काउंट सस्ता और ये सब वाले कर रहे होते हैं ना, वो जनरली एक्टिविटी के लिए जो है पे कर रहे होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके जैसे आप होटल में जाते हो तो होटल तो 1500 रुपये से भी शुरू हो जाता है और होटल 8000 तक का भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल 1500 रुपये वाले में कौन जाता है? जिसको मजबूरी में कहीं रुकना है, वो कहीं किसी को दिखाने आया है, कहीं ऑफिस के टूर से आया, कहीं ऐसा है कि यार उसको रुकने की जगह चाहिए, बिल्कुल उसे कहीं सोने की ठीक ठाक जगह मिल जाए, बिस्तर मिल जाए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है, यही उसकी एक्सपेक्टेशन है। जो 8000 खर्च करने के लिए रेडी है और जो पे करेगा वो क्या करने के लिए आता है? उसे शायद कंफर्ट ज्यादा चाहिए। कंफर्ट प्लस वो शायद सिर्फ उस गोल से नहीं आया कि किसी तरह रुकने की जगह मिल जाए, वो उस चीज को एक्सपीरियंस करने के तरीके से आया है। ओके कि मुझे वहाँ पे जिम चाहिए, रात में क्लब वगैरह होना चाहिए और मैं पूल वगैरह होना चाहिए और जो है मुझे इस तरह की स्टाफ चाहिए, इस तरह का मुझे फूड चाहिए। उसका जो लेने का जो पर्पस ही है वो अलग है। जैसे जब आप वैकेशन में जाते हो तो हमेशा आप हाई एंड प्रॉपर्टी चूज करते हो। बिल्कुल और जब आप कहीं जा रहे होते हो कि यार दिन भर काम करना है, रात में सोना है, सुबह फ्लाइट है, तो आप दूसरे तरह का होटल जो है बुक करते हो, सस्ता की ठीक है अपने को सोना ही है। तो सेम पर्सन जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है, पैसे भी हैं, लेकिन वो भी जब चूज करता है तो वो अलग अलग एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बेसिस पे चूज करता है। बिल्कुल तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब कोई आपको हाई टिकट पे कर रहा है तो इसका मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन जो है उससे कुछ अलग है, वैसी नहीं है। अब वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप ही का एग्जांपल ले लें तो जब हमने उससे समझा तो हमने देखा कि उसने पहले भी पैसे खर्च किए, उसने काम भी करा लेकिन उसको नुकसान हुआ। तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है
टाइम पे काम हो, बिल्कुल अच्छा काम हो, बिल्कुल स्टूडियो वाला मेरे को फालतू चार्ज ना करे, मुझे हर जगह हाथ पैर ना डालने पड़े, बिल्कुल बिल्कुल मेरा शूट अच्छा हो ताकि मैं अगले 3-4 महीने अच्छी सेल कर पाऊँ, बिल्कुल बिल्कुल और मुझे कुछ हेडेक ना लेनी पड़े, मैं सुबह जाऊँ कॉफी पीऊँ और सारा काम शक्ति कर दे। बिल्कुल बिल्कुल अब ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, इसके लिए वो आपको 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर हमें ये पता ही नहीं है कि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप चार्ज नहीं कर पाओगे। ओके ओके तो इस कन्वर्सेशन में जो आपने उससे इनपुट्स निकाले, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पूरे बिजनेस स्ट्रेटजी का, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो हाई एंड क्लाइंट आ रहा है वो किस लिए आ रहा है। जैसे दूसरी चीज मैं आपको देता हूँ, मनीष मल्होत्रा के एग्जांपल हम लहंगे का ही जो है ले लेते हैं। बिल्कुल तो जो वो लहंगा लेने जाता है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है और वो जो एक्सपीरियंस करना चाहता है उससे, वो कम्प्लीटली अलग है। बिल्कुल और एक नॉर्मल शादी में जब कोई जा रहा है, वो 2-4 हज़ार रुपए का लहंगा जो है वो खरीद रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है। उसका ये हो सकता है कि यार मेरी फैमिली का 10,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर है, मेरी जहाँ शादी हो रही है उनका 20,000 करोड़ का बिजनेस एम्पायर है, और मेरी शादी में जो है 100 करोड़ खर्च हो रहे हैं, और मेरे पास पर्सनली भी मेरे को खर्च करने के लिए 5 करोड़ मिले हैं कि तुम जो मर्जी कर सको, और मेरे पास सेलिब्रिटीज आएंगे और शाहरुख खान आएगा और रणवीर सिंह आएगा शादी में, और मैं ये लहंगा थोड़ी पहनूंगी, इसलिए वो 2.5 लाख का खरीद रही है। ओके वो ये क्राउड से अलग स्टैंड करने के लिए उस चीज को अलग से खरीदते हैं। स्टैंड करने के लिए, उस प्रेस्टीज के लिए, बिल्कुल वो जो मौका है उसमें, उस इम्पोर्टेंस के लिए, लोग इम्पोर्टेंस के लिए भी करते हैं ना। बिल्कुल शादी बहुत खास दिन है, इसलिए हमने अच्छे कपड़े पहनने, बिल्कुल क्योंकि उस दिन का इम्पोर्टेंस है। तो बिल्कुल उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी, वो उन चीजों की हैं। उस लहंगे में कौन सा तार कहाँ लगा है और कौन सा डिजाइन कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ, उसकी नहीं है। बिल्कुल गेम वहां तक बदल चुकी है। और जो उसके नीचे वाली जो गेम है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2,000-5,000 का लहंगा है, वहां पे जो क्या गेम है, कौन सा तार लगा है, कौन सा जो है कपड़ा लगा है, और कौन सा क्या लगा और कौन सा क्या लगा है, आप समझ रहे हो। दोनों जगह गेम अलग प्ले हो रही है। अब अगर मनीष मल्होत्रा ये चीज नहीं समझता कि जो मेरे पास आ रहा है वो किस लिए आ रहा है, तो वो हाई टिकट नहीं बेच पाएगा। ऐसे कितने होंगे जो बहुत सारे डिजाइनर होंगे पर वो अटक ही रहे हैं। लेकिन उसने उस चीज को समझा, बिल्कुल फिर उसने ऐसी एक्सपर्ट पोजीशनिंग बनाई कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ। मार्केटिंग के जरिए, पीआर के जरिए, बाकी चीजों के जरिए उसने उस परसेप्शन को क्रिएट करा कि लोग उस चीज को समझे कि भाई अगर मैंने मनीष मल्होत्रा पहना तो स्पेशल है। ओके वो क्रिएट किया गया है। और फिर जब ये चीजें हो गई, यानी मार्केटिंग ने अपना काम कर दिया, तो फिर अब कस्टमर आते हैं, पूछते हैं कितने का है, तो वो कहता है कि 5 लाख का है, तो स्वाइप करके ले जाते हैं। ओके और कई बार वो कहता है कि ये लिमिटेड एडिशन है, तो खाली कृति शैनन पहनेगी या फिर खाली जो है दीपिका पहनेगी। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल लोगों के लिए डायरेक्टली इस चीज से कनेक्टेड है कि आपका कस्टमर किस लिए आ रहा है और उसको क्या चाहिए, और वो किस चीज के लिए पे करेगा। ओके वो जो 5 लाख पे करेगा, वो कपड़े के लिए और धागे के लिए और इसके लिए नहीं करेगा। ओके लेकिन वो स्टैंड आउट होने के लिए, प्रेस्टीज के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए, और जो है ब्रांड वैल्यू के लिए, और इन चीज़ों के लिए पे करें। तो आपका कहने का मतलब ये है कि कस्टमर की आपको साइकोलॉजी समझनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जब आप कुछ कस्टमर्स की साइकोलॉजी समझ लोगे तभी आप बिजनेस को आगे ग्रो भी कर सकते हैं। 100%। ओके आप हमेशा 1 to many सेलिंग की बात करते हो, वो इतनी पावरफुल क्यों है? राइट। सो तो पहले हमने जो डिस्कस किया कि एक बार आपने अपनी मार्केटिंग सेट कर ली, तो आपने सेल्स फ्रेमवर्क सीख लिया, तो आप बेसिकली सेल करना सीख गए। तो अब अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में देखोगे तो जनरली हमारे पास जो लिमिटेशन है ना, वो टाइम की ही है। सी प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप ऐसे माइक 10,000 पीस भी बना सकते हो और बेच सकते हो। बिल्कुल सर्विस में जब कोई चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो या सर्विस में आपको सेल करना है, तो सर्विस में जनरली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि आपके पास टाइम कम है, तो आप लिमिटेड अमाउंट में ही डिलीवर कर सकते हो, लिमिटेड अमाउंट में ही सेल कर सकते हो। वहाँ पर 1 to many सेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है, जहाँ पे बहुत सारे सर्विस इंडस्ट्री वाले हैं बिल्कुल जो फ्रंट एंड लेवल पे, जो इनिशियल लेवल पे बहुत सारा कन्वर्जन है। तो अभी कन्वर्जन को भी थोड़ा समझते हैं। जनरली लोग कन्वर्जन का मतलब क्या समझते हैं, फाइनल ट्रांजैक्शन। तो मतलब ये क्लाइंट कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब जनरली ये लोग समझते हैं जब उस क्लाइंट ने मुझे पैसे दिए। राइट, एग्री? बिल्कुल बिल्कुल। बट मेरे हिसाब से कन्वर्जन को आपको ऐसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक कोल्ड ऑडियंस जो आपको बिल्कुल नहीं जानती है, और वहां से लेके वो ऑडियंस उस स्टेज तक आती है जब वो आपसे परचेज कर लेती है और आपके प्रोडक्ट से खुश है और आपको प्रमोट भी करती है। ये पूरी एक जर्नी है। बिल्कुल। जब वो आपको नहीं जानता है, फिर वो आपको जानेगा, आपको कोई वीडियो देखेगा, आपको कोई वेबिनार अटेंड करेगा, आपको कहीं मीटिंग में मिलेगा, किसी एग्जीबिशन में मिलेगा, फिर वो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेगा, आपकी वेबसाइट चेक करेगा,
एक दो बार आपको और जानने समझने की कोशिश करेगा, फिर आपका कुछ बाय करेगा। हो सकता है कुछ छोटा प्रोडक्ट बाय करे, हो सकता है डायरेक्ट बड़ा प्रोडक्ट बाय करे। अगर आपने अच्छी सर्विस दी तो आपके साथ और काम करेगा, 2-4 बार काम करने के बाद आपकी तारीफ भी करेगा और फिर आपको रेकमेंड भी करेगा। ये पूरी जर्नी है। तो आप कन्वर्जन को ऐसे ना समझ के ऐसे समझो कि कन्वर्जन बेसिकली एक बहुत सारे माइक्रो कन्वर्जन को मिला के एक बड़ा कन्वर्जन बनता है। बिल्कुल। ट्रांजैक्शन के पीछे बहुत सारी माइक्रो कन्वर्जन होती है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप वन टू मेनी सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझो तो बहुत सारी चीजें जो फ्रंट एंड पे आपको करनी होती हैं उसको आप वन टू मेनी फॉर्मेट में कर सकते हो। ओके। और जो फाइनल कन्वर्जन ट्रांजैक्शन की जो बात आती है, जहाँ पे ही सिर्फ आपको डायरेक्ट बात करनी है, वो उस काम को भी आप कई जगह वन टू मेनी में कर सकते हो। कई जगह आप अगर उसे वन टू वन में करना चाहते हो तो जो काम 1 घंटे लेगा वो 5 मिनट में कर सकते हो। इतना आप इफिशिएंसी बढ़ा सकते हो सेल्स में, अगर आप सर्विस बिजनेस में हो। ये बहुत पावरफुल है। इंटरनेट की वजह से इसको बहुत बूम मिला और आज बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में हैं जो आप देखोगे कि बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कम टाइम में बहुत अच्छी सेल कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा डिलीवर भी कर पा रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर वन टू मेनी सेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपकी ओवरऑल सर्विस इंडस्ट्री में ग्रोथ के लिए। अगर अपनी अर्ली स्टेज पे आपको वन टू मैनी स्टार्ट करना है, हाँ, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? तो कंटेंट मार्केटिंग, अगेन हम उस चीज़ पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे हम बीच में पहुँच गए थे कि एक नॉर्मल बिजनेस के लिए, एक छोटे बिजनेस के लिए, एक सर्विस वाले बिजनेस के लिए कंटेंट मार्केटिंग एक बहुत पावरफुल टूल है। ओके। क्योंकि आप किसी भी एक लोकेशन में बैठ के आप एक पीस ऑफ कंटेंट बना सकते हो और उस पीस ऑफ कंटेंट में इतनी पावर है कि वो कहीं भी पहुंच सकता है इस दुनिया के किसी भी कोने में, और कहीं से भी आपको लीड जनरेट करके और काम आपको दिला सकता है। ओके। तो आप दिल्ली में बैठ के जो है यूपी से, एमपी से, गुजरात से और मुंबई से भी काम उठा रहे हो, ये भी पॉसिबल है अगर आपने अपनी कंटेंट मार्केटिंग को इस तरीके से अलाइन किया। ओके। और फिर जैसा आपने बोला कि कैसे आपको करना है, उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और बस आप उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके। एग्जीक्यूशन में उतना प्रॉब्लम नहीं आता। बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो काम लाने का ही आता है। काम तो आप, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी और आप मेहनती हो ना, तो आप काम कर ही दोगे। ओके। तो ये है, तो काम लाने के लिए आपको कंटेंट मार्केटिंग बहुत हेल्प करती है। क्योंकि जैसा मैंने बोला, ये इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे करोड़ों लोग हैं और डेली वहाँ पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर आप सही तरीके से कंटेंट मार्केटिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो वापस आ जाता है इस चीज़ को समझने के लिए कि हमने क्या कंटेंट बनाना है, किसके लिए बनाना है, किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल। बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं जो एक इन्फ्लुएंसर की तरह कंटेंट बनाने लगते हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि एजुकेशन बेस्ड कंटेंट और एंटरटेनमेंट बेस्ड कंटेंट में फ़र्क क्या होता है। बिल्कुल। बहुत से बिजनेस ओनर हैं जो ये नहीं समझ पाते हैं कि इंटेंट बेस्ड क्लाइंट और इंटरटेनमेंट लुकिंग क्लाइंट दोनों फ़र्क होते हैं, और उस पर डिपेंड करता है कि हम कितना बिजनेस जनरेट करेंगे नहीं करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स कितने, उससे ये डिपेंड नहीं करता कि आपको बिजनेस कितना आएगा, या आपके यूट्यूब में कितने फॉलोअर हैं उससे डिपेंड नहीं करता बिजनेस कितना आएगा। बिजनेस लाने के लिए एक अलग ही ऑडियंस है, अलग ही स्ट्रेटजी और अलग तरह की कंटेंट मार्केटिंग है। ओके। आज के टाइम पे कंटेंट मार्केटिंग लगभग सबको करनी चाहिए। मे बी मेरे ख्याल से ये भी एक ट्रैप हो सकता है, एंटरटेनमेंट मार्केटिंग वाला जो आपने पॉइंट उठाया है। यस यस, आजकल लोग ज़्यादातर इसको फॉलो करते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो आपके सेकंड वे को फॉलो करेंगे। एब्सोल्युटली। और इसलिए हमें इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि कौन से प्लेटफॉर्म में किस तरह की ऑडियंस है और वो जो ऑडियंस है वो क्या ढूंढ रही है। ओके। अगर आप इंस्टाग्राम को बात करोगे तो ज़्यादातर इंस्टाग्राम में वो ऑडियंस है जो एंटरटेनमेंट ढूंढ रही है, फन ढूंढ रही है। बिल्कुल। और वो जल्दी में है, मतलब टाइम बहुत है पर वो एक कंटेंट को इतना टाइम देते नहीं है। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, इतना ही वो टाइम देके देख रहे हैं। यंग ऑडियंस है, बिंज वॉचिंग कर रही है, फोन ऐसे ले रखा है और ऐसे 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 स्क्रोलिंग चल रही है, राइट। तो उसका जो इंटेंट है, ऐसा कुछ खास इंटेंट नहीं है कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे ये ढूंढना है, ये करना है, ये सीखना, ऐसा नहीं है। अब आप इसे कंपेयर करो यूट्यूब से। ओके। यूट्यूब में जब आप जाते हो, कैसे जाते हो, कैसे यूट्यूब यूज़ करना शुरू करते हो? जिससे मुझे कुछ लर्निंग मिल सके, कुछ इस टाइप का मैं देखना चाहूँगा। जब आप जाते हो तो पहले आप सर्च करते हो बिल्कुल कि मुझे क्या देखना है, राइट। बिल्कुल। बिजनेस पॉडकास्ट, मनी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में, कॉमेडी के बारे में, जो भी है
बिल्कुल मूवी ही देखनी है, कॉमेडी ही देखनी है, लेकिन आप इंटेंट के साथ जाते हो कि यार मेरे को ये करना है यूट्यूब में, मुझे न्यूज़ देखनी है, अब मुझे कोई कल मैच हुआ था उसकी हाईलाइट देखनी है, अब कोई अब बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ था मुझे वो देखना है, कोई जो है सेल्स के बारे में वीडियो देखनी है, मेरे को समझ नहीं आ रही, राइट? इंटेंट के साथ जाते हो। बिल्कुल। तो जब आपकी इंटेंट होती है, उस चीज़ को करने की इंटेंशन होती है उस चीज़ को करने की, तो फिर आप वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो। अब आपने सोचा कि यार चलो मार्केटिंग के बारे में कुछ सीखते हैं, तो आप 2-4 वीडियो 10-10 मिनट की 20-20 मिनट की देखोगे, और आप ऐसा नहीं है कि 5 सेकंड देखिए बंद कर दी, दूसरी 10 सेकंड देखी बंद कर दी, तीसरी बंद, ऐसा नहीं करोगे, नहीं होगा, नहीं होगा। राइट? तो क्योंकि जब आप इंटेंशन के साथ आते हो तो फिर आप उस तरह का टाइम भी देते हो उस कंटेंट को, और वो कंटेंट फिर उस तरह की वैल्यू भी आपको देता है। अगर अच्छा पीस ऑफ कंटेंट है तो 10 मिनट में आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। ओके। अब वो 10 मिनट जब उसने आपको कोई माइक्रो कन्वर्जन या माइक्रो सेटिस्फेक्शन दिया, तो फिर उसकी वजह से आपकी जर्नी शुरू होती है उस इंसान को फॉलो करना, फिर उसके बारे में जानना, फिर उससे और सीखना। अगर वो नॉर्मल यूट्यूबर है तो आप उसके और वीडियोस जो है देखना चाहोगे, अगर वो पॉडकास्टर है तो आप उसके पॉडकास्ट देखना चाहोगे, अगर उसकी और कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो आप उसे देखना चाहोगे। तो वो फिर जर्नी आपकी उसकी तरफ शुरू हो जाती है। तो बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो लॉन्ग फॉर्म एजुकेशन बेस्ड वीडियो जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हो, ओके। वो बहुत ही वैल्यूबल और बहुत ही बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटी ओके। कंपेयर टू इंस्टाग्राम में जो आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डाल रहे हो, ओके। वो सिर्फ एक फैंसी और सिर्फ एक हाईलाइट लेवल पे हो सकता है व्यूज और ये सब देने वाली एक्टिविटी है, बट वो बिजनेस जनरेट करने में उसका जो पोटेंशियल है बहुत कम। ओके। ओके। सो अगर मैं बात करूँ कोई एक ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी जिससे कि किसी के बिजनेस पे, किसी की लाइफ पे, आपके कोचिंग बिजनेस जो आपका लीडर फ्रेमवर्क है उससे इम्पैक्ट पड़ा हो, वो आप शेयर कर सकते हो? 100%। तो ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे मेरे पास ट्रेनिंग, कोचिंग, मार्केटिंग के और डॉक्टर, सीए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, ऐसे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आए, और जहाँ पे मैंने उनको हेल्प किया कि वो अपनी मार्केटिंग को जो है अच्छे से समझें, डिटेल में समझें, एक फ्रेमवर्क को अप्लाई करें, और बिना पैसे ज़्यादा खर्च किए हुए कैसे आप पैसे कमाना शुरू कर दो। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को हेल्प करी। तो एक बहुत लेटेस्ट एग्जांपल ही आपको देता हूँ। आई थिंक कुछ मंथ्स पहले की बात है। तो मेरे पास एक क्लाइंट आए, वो तो शी इज़ इनटू फैशन डिज़ाइनिंग। शी वॉज अ सक्सेसफुल फैशन डिज़ाइनर, और उन्होंने जो है बहुत अच्छा एक अपना बुटीक रन भी किया था, बहुत अच्छा बिजनेस भी बिल्ड किया था। बट देन शी डिसाइडेड कि वो सस्टेनेबल फैशन पे काम करेंगे, बिकॉज देन शी हैड सम रियलाइजेशन कि जो हम कपड़े पहनते हैं, जो हम कलर्स यूज़ करते हैं, जो हम प्रिंटिंग यूज़ करते हैं, वो सब नेचर फ्रेंडली नहीं है। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम नेचर फ्रेंडली कपड़े ही बनाएंगे और सेल करेंगे। अब आपको पता है जब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हो ना जो नेचर फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, ये सब, तो उसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आते हैं। बिल्कुल। पहली चीज़ कि वो थोड़ी भी अगर उसकी कॉस्ट पड़ती है तो लोग हमारे यहाँ कॉस्ट सेंसिटिव हैं, तो वो उस पर उतना जो है ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद कुछ ऐसा है अभी इन्वायरमेंट में कि जैसे ही आप कुछ उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश करोगे तो रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा ही आता है। तो तो उनकी उस जर्नी में बेसिकली वो ये सस्टेनेबल फैशन के बिजनेस को बिल्ड करना चाह रही थी। उनका नाम है प्रसन्ना जगता, शी इज़ फ्रॉम हैदराबाद। तो शी केम टू मी कि ठीक है कुछ वीडियो मार्केटिंग, कुछ मार्केटिंग सीखे ताकि हम चीज़ों को कर पाएँ। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि उनका क्या है कि साथ में वो इस चीज़ को प्रमोट भी करना चाहते हैं थ्रू एजुकेशन। तो मतलब ये भी चाहते हैं कि हमारे जैसे कुछ और भी जो इंडस्ट्री में फैशन डिज़ाइनर्स हैं या जो फैशन डिज़ाइन के बिजनेस में आना चाहते हैं वो भी सस्टेनेबल को चूज़ करें। ठीक है। तो इस गोल के साथ उन्होंने बोला कि मुझे अपना कोचिंग ब्रांड भी शुरू करना है, मुझे कुछ लोगों को एजुकेट भी करना है। तो उसके लिए मेरे पास आने से पहले वो ऑलमोस्ट 2 साल से ट्राई कर रहे थे अपने कोचिंग ब्रांड बिल्ड करने का, जहाँ पर वो एजुकेट कर सके लोगों को। बहुत सारे पैसे खर्च कर चुके थे ट्रेनिंग कोचिंग में, बहुत सारे पैसे सॉफ्टवेयर में, कोर्सेज में, रिकॉर्डिंग में, और ये सब चीज़ें बहुत सारा कर रहे थे। और एंड रिजल्ट में आपको बोलूँ कि सेल कितनी हुई या स्टूडेंट कितने हैं या बैचेस कितने किए, तो 0। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो पता चला कि एफर्ट तो 2 साल से चल रहे हैं, बहुत सारा टाइम भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है।
जो गोल है वो तो अचीव नहीं हो रहा, क्योंकि गोल रिकॉर्डिंग करना थोड़ी है। गोल तो है आपका कि भाई आप वो एजुकेशन दे सको लोगों को और कुछ और लोग इसको जो है अडॉप्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल वो तो हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल स्टूडेंट तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो फिर उनके साथ काम करना शुरू किया। मैंने उनको एक फ्रेमवर्क दिया कि ये हमारा सेल्स का फ्रेमवर्क, ये स्ट्रेटजी है, सारी चीज़ें, क्योंकि उस टाइम पे वो पे रेट्स और ये सब ज़्यादा नहीं कर सकते थे। ओके तो मैंने उनको ऑर्गेनिक का स्ट्रेटजी दी कि आप किस तरह से काम करो, और बस चीज़ें वर्कआउट होना शुरू हो गई। और मैंने उनको हाई टिकट जो है क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करना है वो भी उनको जो है गाइड किया उसमें। पहले वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये के क्लाइंट ढूंढ रहे थे, अब वो 1.5 लाख और 2 लाख के क्लाइंट ढूंढते हैं। तो डायरेक्ट उनका एक माइंडसेट ही शिफ्ट हो गया है कि वो जो है 15 गुना 20 गुना चार्ज करना चाहते हैं, और वैसे क्लाइंट भी चाहते हैं। फिर हमने सारी चीज़ों पे काम किया जो भी मैंने आपको बताया स्टेप्स पे, और उनकी जो है मार्केटिंग के उन्होंने सेशंस ज्वाइन करे, सीखा, इम्प्लीमेंट किया, सेल्स के जो है सेशन ज्वाइन करे, प्रैक्टिस करी, मॉक सेशंस करे, मास्टरी करी, पर स्ट्रेटजीज को यूज़ किया। और उन्होंने मुझे बताया था कि जो है उन्होंने पहला क्लाइंट अपना क्लोज किया था 1.5 लाख का, और उसका 75 मतलब 50% उनको तुरंत एडवांस मिल गया, यानी 75,000 उनको एक बार में पेमेंट आई। उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने शेयर किया कि कैसे वो जो मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल है उनकी ज़िंदगी। क्योंकि उन्होंने 5,000 से ऊपर बेचने का सोचा ही नहीं था, और पिछले 1.5 साल से 2 साल से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक भी आया भी नहीं। और पैसे बहुत ज़्यादा वो ऑलरेडी लगा चुके, बिल्कुल मेहनत, टाइम, पैसा बहुत कुछ लगा चुके। और यहाँ हमने जब नए तरीके से काम करना शुरू किया तो हमने कुछ क्रिएट ही नहीं किया, सिर्फ कंटेंट, सेल्स की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, फ्रेमवर्क, और उसको यूज़ करके कम्युनिकेशन जूम के ऊपर लेकर हमने क्लोज कर दिया, और आपने जो है 1.5 लाख का क्लाइंट क्लोज कर दिया। और मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज़ को जान के कि यही वो चीज़ है जो मैं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं यहीं फंसा हुआ था खुद भी। 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये के क्लाइंट, 5-5 हज़ार रुपये की चीज़ें, 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये की डील्स, उन्हीं के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो रहा था, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी और प्रॉफिट नहीं आ रहे थे। और मेरा भी गेम तभी बदला था जब हम लोग 20-25 हज़ार रुपये साल का चार्ज करते थे, जब हम मार्केटिंग में CRM दे रहे थे या कुछ भी है। अब हम 40,000, 50,000 रुपये महीने का चार्ज करते, और तब भी जो है क्लाइंट्स हमसे परचेज करते, हम उनको वो वैल्यू डिलीवर कर पाते। तो इसी टाइप का शिफ्ट मैं देना चाहता हूँ सारे सर्विस इंडस्ट्री में जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सेल नहीं कर पा रहे हैं, हाई टिकट क्लाइंट्स नहीं क्लोज कर पा रहे हैं, उनको इस चीज़ को समझना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब पॉसिबल है। आप सिर्फ जो है अपनी मार्केटिंग सेट कर लो, और एक सेल्स का फ्रेमवर्क है वो यूज़ करो, और ये सारी चीज़ें आप भी अचीव कर सकते हो। आप कैसा फील करते हो ऐसी सक्सेसफुल स्टोरीज जब आपको सुनने को मिलती है? बहुत ज़्यादा अमेजिंग। तो जैसे मैंने आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया कि मेरा लाइफ का अगर आप मेजॉरिटी ऑफ पार्ट देखोगे तो स्ट्रगल ही है। ये तो अभी ठीक है, आप पिछला 2-2.5 साल भूल जाओ, उसके अलावा स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल है, और बिजनेस में जो है वो जो अच्छे क्लाइंट्स नहीं आ रहे, अच्छा पे नहीं कर रहे, अच्छा प्रॉफिट्स नहीं है, वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट था हमेशा के लिए। और मुझे वो वैल्यू पता है कि जब आप बिजनेस करो, टाइम लगाओ, और सब लोग आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, और आप बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, फैमिली को कुछ एक्सपीरियंस देना चाहते हो, और लेकिन आप पैसे नहीं कमा रहे, बहुत मुश्किल होता। और वहाँ पे मुझे पता है कि कैसे मेरी गेम बदली, कैसे वो जो है इनका मेरी लाइफ में आनी शुरू हुई। तो मुझे पता है कि वो कितना बड़ा चेंज लाती है। मतलब शायद सुनने वाले के लिए, कभी किसी को कोई बड़ा बिजनेस कर रहा है उसके लिए छोटे नंबर लग सकते हैं, ठीक है, 4 लाख 5 लाख रुपए महीने का, और ये सब चीज़ें कई लोग के लिए नंबर छोटे हो सकते हैं। लेकिन वो चीज़ समझ नहीं सकते कि जो इंसान 30-40 हज़ार में अटका हुआ है, जब वो 3 लाख 4 लाख रुपए कमाने लगता है ना, उसकी जिंदगी में कितना बदलाव आता है। बिल्कुल, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी ग्रोथ, उसकी सक्सेस, उसकी फैमिली की लाइफ, उसके बच्चों की लाइफ, उसकी जिंदगी में क्या चेंज आता है, ये शायद कोई समझ नहीं सकता। तो मुझे लेकिन पता है कि वो क्या आता है, और इसलिए मुझे उस चीज़ की वैल्यू भी पता है, और वो मैं चाहता भी हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि वो भी अपनी गेम बदल सकें बिजनेस की। इसलिए मैं जो है डेफिनेटली इतने एग्रेसिव तरीके से उस चीज़ को प्रमोट भी करता हूँ। पर पॉइंट ये है कि जो सेटिस्फैक्शन है, जो फुलफिलमेंट है, वो बियॉन्ड एनी वर्ड्स है, मैं उसे शब्दों में नहीं बता पाऊँगा। मैं हमेशा से ही ज़्यादातर अपनी लाइफ में फॉलोअर ही रहा हूँ। मतलब जिसने जो बताया वही करना है, बहुत ज़्यादा रूल्स को मानने वाला, और उस तरीके का ही एक मेरा बैकग्राउंड रहा है। कॉलेज तक बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा वेट, और बुलिंग, सब कुछ मोटा मोटा बोल के चिढ़ाना, वो सब कुछ मेरी ज़िंदगी में बहुत हुआ है। तो
वो फेज जो मैंने देखा है, मुझे जिंदगी में कभी नहीं लगता था कि कोई एक इंसान भी मुझसे आकर एडवाइस मांगेगा। ओके। सच में। और जब आज मैं देखता हूँ कि मेरे एडवाइस लोग मांग रहे हैं, वैल्यूबल है, लोग इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने के बाद रिजल्ट आ रहे हैं तो मुझे वो आकर थैंक यू भी बोल रहे हैं, वो मैं आपको बता नहीं सकता, पर बहुत ही अनबिलीवेबल है। और फिर वो काम, मुझे ये चीज़ें इतनी अच्छी लगने लगी हैं कि अभी वो मुझे लगता ही नहीं है कि वो कोई काम है। और वो सेशंस जो हैं, ये सब चीज़ें मेरे लिए तो वो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसे, कि वो एक दिस सेशंस, दिस कोचिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर समथिंग जो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि यार सेशन कब है, चलो एक बढ़िया सेशन करते हैं, और बढ़िया ट्रांसफॉर्मेटिव और लोगों को अच्छी नॉलेज देते हैं, उनके बिजनेस में हेल्प करते हैं, ऐसे करके। तो वो पूरा गेम ही बदल गया। ये चीज़ तो मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लगा। एंड जैसे कि आप हमेशा बात करते रहते हैं लीडरशिप थिंकिंग की, सो लीडरशिप थिंकिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड थिंकिंग, दोनों को आप कैसे समझते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट इन दोनों चीज़ों से करनी चाहिए? जब भी आप कोई काम कर रहे हो, आप कहीं भी हो सकते हो, पर जब आप उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको एंड रिजल्ट तक ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो ना, तो आप समझो आप एक लीडरशिप क्वालिटी जो है आप दिखा रहे हो, और आपके अंदर एक लीडर पैदा हो रहा है। ओके। वो कहीं भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो लेट्स से आप किसी को हायर करते हो, और आपने उसको बोला कि देखो वो आपका असिस्टेंट है, शूट करने के लिए आपने उसको हायर किया। ओके। ठीक है, उसका माइंडसेट क्या हो सकता है? दो सिचुएशन में आपको बताता हूँ। एक माइंडसेट ये हो सकता है कि मुझे 9:30 बजे जाना है, 5:30 बजे आ जाना है, संडे को मेरी छुट्टी है, और हफ्ते में मुझे एक एक्स्ट्रा छुट्टी है। अगर किसी दिन में कुछ होगा तो मैं फ़ोन करके बोलूँगा सर पेट दर्द कर रहा है, नहीं भी जाऊँगा तो चलेगा। बिल्कुल। और जब मैं गया तो मान लो सर ने मुझे बोला कि देखो सुबह 8 बजे आ जाना, शूट 8 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन मैं तो लेट ही पहुंचूंगा क्योंकि मेरी तो ड्यूटी 9 बजे से है। बिल्कुल। या फिर शूट लेट हो रहा है लेकिन मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो मैं जो है जल्दी निकल जाता हूँ, सर आप संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ, टाइम हो गया। ये सारे माइंडसेट हो सकते हैं उसके। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा माइंडसेट ये हो सकता है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है, कहीं पे सीखने का मौका मिला है, और मेरे सर भी अच्छे हैं, अच्छे से बताते सिखाते हैं, तो मैं इसको अपना पूरा 100% जो है कमिटमेंट देकर इस काम को करूँगा। भले मेरी टाइमिंग 9 to 5 है, बट कोई दिन किसी दिन प्रोजेक्ट जल्दी शुरू हो रहा है और उनको मेरी हेल्प है तो मैं 15 मिनट पहले पहुंचूंगा। ओके। प्रोजेक्ट लेट तक चल रहा है तो मैं उनको बोलूंगा नहीं कि लेट तक चल रहा है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, और एक्टिविटी और टाइम काटने का हमने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारा जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारी जॉब है, किसी एक्टिविटी, कोई जो एक रिजल्ट है उसको अचीव करने के। ओके। तो मैं असिस्टेंट हूँ, मेरा काम है फोटोशूट में हेल्प करना, तो जब तक फोटोशूट कंप्लीट नहीं रहता तब तक मेरी हेल्प चाहिए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पूरा करना। सर नहीं आए हैं, इवन लेट आए, तो भी मैं उस चीज़ को हैंडल कर सकूँ। ओके। मुझे खुद से ध्यान देना कि बैटरी चार्ज है कि नहीं है, मेरे कार्ड्स जो है रेडी है कि नहीं है। एक दूसरा बंदा होगा जो ऐसी थॉट प्रोसेस रखेगा, बिल्कुल। और आप हमेशा देखोगे कि इन दोनों की जो जर्नी है ना करियर की, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। जमीन आसमान। एक जो पहले वाला बंदा है वो उसी टाइम, संडे, और उसी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयमेंट वाली थिंकिंग में फंस के रह जाएगा। और जो दूसरा जो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो दिखा रहा है ना, वो जो अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है, जो उस काम को भी अपना काम समझ के कर रहा है, भले उसे पता है कि यहाँ पूरी जिंदगी काम नहीं करना है, बिल्कुल, बट फिर भी जब उस काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हो ना, तो वो काम भी आपको एक नई लेवल की स्किल्स डेवलप करता है, नए लेवल का माइंडसेट डेवलप करता है, और एक नए लेवल की आपको ग्रोथ भी इनेबल करता है। ओके। तो मेरे हिसाब से एक सिंपल से अगर हम लीडरशिप को कनेक्ट करेंगे तो मैं बोलूँगा कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली, किसी काम को पूरा करने की जिम्मेदारी, टाइम की जिम्मेदारी नहीं है, संडे मंडे की जिम्मेदारी नहीं है, हम इतना ही करेंगे इतना ही नहीं करेंगे इसकी जिम्मेदारी नहीं है। हमने एक काम लिया तो उसको करेंगे, उसको करने में एक्स्ट्रा टाइम भी लग सकता है, उसको एक्स्ट्रा पैसे लग सकते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लग सकता है, एक्स्ट्रा दिमाग लग सकता है, सब कुछ लग सकता है, पर जिम्मेदारी ली है तो काम पूरा करेंगे। और एक चीज, जो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम कंप्लीट करता है ना, उसी को हमेशा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसी को हमेशा ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। क्योंकि जो लोग पे भी करते हैं ना, वो रिजल्ट के पे करते हैं हमेशा। आप फीचर बेनिफिट के लिए नहीं, कोई ना कोई आप एक रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो, वो नहीं होगा तो आप पे नहीं करोगे। हम वापस लहंगे वाले एग्जाम्पल में जाते हैं। वो लहंगा जिस प्रेस्टीज के लिए, जिस एम्बिशन के लिए उसने खरीदा था, बिल्कुल ठीक है, और जिसके लिए उसने 5 लाख पे करे थे या वो करने वाली थी, और वो जाती है शॉप पे और वो देखती है कि यार ये तो वही डिज़ाइन है जो पिछले साल भी रखा था और मेरी 2 फ्रेंड्स ने भी इसको ट्राई कर चुकी है।
बिल्कुल बिल्कुल अब जो एंड रिजल्ट है मुझे नहीं मिल रहा है ना उसी लहंगे से, बिल्कुल सही तो बात मैं है। उसको पे नहीं करूंगा। तो सेम लहंगा, सेम मनीष मल्होत्रा, सेम परसेप्शन, सेम सब कुछ, लेकिन मेरा अगर एंड रिजल्ट जो मुझे चाहिए नहीं मिल रहा तो मैं वो भी नहीं खरीदूंगा। और वही अगर मिल रहा है कि यार ये तो वही लहंगा है जो दीपिका ने पहना था और मैं एम्बिशन के लिए और प्रेस्टीज के लिए ही खरीद रही हूँ, बिल्कुल तो हम उसके लिए 5 का 10 भी दे देंगे। वो बोलेगा कि ये स्पेशल है, हाँ तो 10 लो ना। आप समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल तो ये उस एंड रिजल्ट पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि लोग एंड रिजल्ट के लिए पे करते हैं। अब मनीष मल्होत्रा ऐसा बोले कि यार ले लो ना 5 का 4 में ले लो ना, क्या हो गया, और दो तुम्हारी फ्रेंड ने पहन लिया तो क्या हो गया, देखो ना इसमें कैसा गोल्डन थ्रेड लगा है, इसमें कैसी डिजाइन बनी है, इसमें कैसा बना है। वो चाहे तो प्रोडक्ट फीचर बेनिफिट की बात कर सकता है, कर सकता है। सॉफ्ट है, घेर बहुत बड़ा है, कलर बहुत अच्छा है, वो सारी बातें प्रोडक्ट फीचर बेनिफिट की कर सकता है। लेकिन अगर एंड रिजल्ट उसमें नहीं है जो कस्टमर ढूंढ रहा है, तो वो जो चाहता है वो नहीं होगा। नहीं होगा। तो हमेशा एज अ बिजनेस ओनर भी मैं सारे लोगों को बोलूंगा कि हमेशा आप ये देखो कि आपके बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या है। आपके एग्जांपल में भी आप देखो तो जो आपके पास शूट कराने आया था, शूट कराना एंड रिजल्ट नहीं है। अगले 3 महीने 4 महीने उसे बच्चों के विंटर वेयर के कपड़े बेचने हैं ई कॉमर्स साइट के थ्रू, और उसे 20-25 लाख का प्रॉफिट कमाना, ये है एंड रिजल्ट। ओके। और अगर आप इस एंड रिजल्ट को अचीव करने में उसकी हेल्प करोगे तो वो आपको पैसे अच्छे देगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो चीजें तो है ही। और अगर आप नहीं करोगे और आप सिर्फ उस थॉट प्रोसेस में चले जाओगे, उसने बोला शूट कितना है और आपने शूट का बताया, उसने बोला, आपने सोचा कि इसका एंड गोल शूट ही है, अब मैं शूट में ही सारा गेम खेल रहा हूँ, तो वहीं हो गई गड़बड़। तो ये है मेरा पॉइंट, जब मैंने बोला कि हमेशा क्लाइंट जो चाहता है वो एंड रिजल्ट, और अगर आप उसे हेल्प करोगे तो वो आपको अच्छे पे करेगा। और हम शायद वैल्यू वाली चीजों में अटक के रह जाते हैं। प्रोडक्ट फीचर बेनिफिट, और हम उन चीज़ों में ही अटक के रह जाते हैं। अगर आज की डेट में कोई कंफ्यूज है, लॉस्ट है, लेकिन लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए आज से फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन स्किल्स मैं बोलूँगा। ओके। तो अगर उसे थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, और अगर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, और सर्वाइवल के लिए भी पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए भी, डे टू डे के लिए भी नहीं है, ओके। तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि क्विकली कहीं भी वो एक जॉब शुरू करे। अब जॉब में भी मैं बोलूँगा कि अगर उसके पास कोई बहुत स्पेसिफिक स्किल नहीं है, तो वो मार्केटिंग या सेल्स के किसी फील्ड में घुसने की कोशिश करे। ओके। चाहे भले छोटे से छोटे सेगमेंट से जो है घुसने की कोशिश करे, ओके। क्योंकि वहाँ पर क्या है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट बहुत कम है जाने के लिए। एक नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा भी सेल्स वाले उसको ले लेते हैं, अगर तुम्हें थोड़ी भी बोलना आता है वो बाकी थोड़ा सिखा देते हैं और आप जाओ, कॉलिंग में बिठा देते हैं। ओके। इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अगर आपकी बिल्कुल भी स्किल्स नहीं है, तब तो फिर आपको जो है ये सब ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, और इनमें रिजल्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग में भी आप जा सकते हो, बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेस हैं। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी आप सीख सकते हो, 3-4 महीने 6 महीने का कोर्स करके उसके बाद आप जॉब पे जा सकते हो। शुरू में थोड़ी बहुत जॉब करनी सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को टाइम की वैल्यू पता चलती है, पैसे की वैल्यू पता चलती है, और लोगों को ये भी पता चलता है कि काम होता कैसे कंपनी में। ओके। क्योंकि बहुत सारे मैंने देखे हैं अभी नए जेंजी वगैरह, क्या है कि क्योंकि अभी इंटरनेट में क्या है, बहुत सारा ऐसा भी सेगमेंट है ना जो प्रमोट करता है कि बिजनेस बहुत इजी है, बिजनेस सबको करना चाहिए, कुछ नहीं कर रहे हो फटाफट बिजनेस कर लो, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, बिजनेस बिजनेस। उस बिजनेस अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह सब लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ना वैसा है नहीं, इतना ईजी नहीं है, इतना इजीली होने वाला नहीं है, और स्पेशली अगर तुम प्रिपेयर नहीं हो तो नहीं होगा। वो स्विमिंग पूल में कूदने वाली बात हो जाएगी और आप डूब जाओगे। तो बहुत सारे लोग डूबते भी हैं, फिर डूब डूब के सीखते भी हैं, हमारे जैसे भी लोग होते हैं। पर पॉइंट ये है कि अगर मैं गाइड करूंगा तो डेफिनेटली वही गाइड करूंगा कि तुम्हें इतना समय ना लगे, 11 साल तुम्हें इतना स्ट्रगल ना करना पड़े ज़िंदगी में। क्योंकि एक और रीज़न है, दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इतना सारा स्ट्रगल कर सकते हैं। मैं ये भी बता दूं, कितने लोग हैं जो 11 साल रियली सरवाइव कर सकते हैं बिना कोई प्रॉपर करियर के, बिना कोई बिजनेस ग्रोथ के, और वो घर का प्रेशर जो है, फैमिली का प्रेशर, अपना सारा कुछ हैंडल कर सकते हैं। बहुत कम लोग, बहुत कम। 1 साल 2 साल 4 साल में छोड़ के वो वापस चला जाएगा, भाग जाएगा। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस भी होंगे जो समय से पहले बंद हो जाएंगे, या लोग समय से पहले हार के भाग जाएंगे, क्योंकि वो इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो ना करें। तो अगर आपको टाइम की वैल्यू नहीं है, पैसे की वैल्यू नहीं है, आपने कहीं काम नहीं किया ना, तो आप समझ नहीं पाओगे कि रियल में काम होता कैसे। आप सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से देख रहे हो। तो एक तो वो उस लेवल के सेगमेंट के लिए हो गया। फिर दूसरा सेगमेंट ये है कि मान लो आपको थोड़ा बहुत कुछ स्किल्स आती हैं, है ना,
फोटो आप खींच लेते हो, आप वीडियो एडिटिंग कर लेते हो, आप जो है डिजिटल मार्केटिंग में कुछ आता है, आपको ऐड चलाने आते हैं, लीड जनरेट करनी आती है, आपको CRM यूज़ करना आता है, AI के थ्रू आपको कुछ करना आता है। ऐसे लोग हैं जिनके पास स्किल्स हैं और उन्होंने सोचा भी है कि यार अपने को बिजनेस बिल्ड करना है। ओके। उनके लिए मैं बोलूँगा सबसे पहला स्टेप है कि ज़्यादा कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है अपना मार्केटिंग और सेल्स का फ्रेमवर्क। जो मैंने वो लीडर फ्रेमवर्क की बात की ना, सबसे पहले उन्हें वो समझना चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉपर वो फ्रेमवर्क रेडी करना चाहिए और 2 4 6 8 बार 10 बार उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। सिर्फ इतना करने से मैं गारंटी देता हूँ कि वो क्लाइंट्स क्लोज करना शुरू कर देगा, पैसे जनरेट करना शुरू कर देगा। और फिर उसके बाद आप जो है उसी पैसे को लगाओ और ज़्यादा मार्केटिंग में लगाओ और अच्छे क्लाइंट्स क्लोज करो, फिर वो आपकी एक जर्नी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसमें जो कुछ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो पहला मैंने मेंशन किया वो है आपको सीखना चाहिए बिजनेस कैसे करना है। बिल्कुल भी वो गलती नहीं करनी कि जाकर सीधे जंप कर देना उस पूल में। पहले एक ट्रेनर के पास आकर हमें सीखना है, बिल्कुल, और फिर थोड़ा सा ट्राई करना है और फिर धीरे से हम आगे बढ़ेंगे और फिर हम जो है चीज़ों को करेंगे। ज़िंदगी आसान रहेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होगा, बहुत जल्दी आप क्विकली जो है चीज़ों को सीख के और पैसे भी कमाना शुरू कर सकते हो। मैं बोलूँगा कि 3 महीने अगर कोई इस सेल्स फ्रेमवर्क को सीखने में लगा दे, वो 100% इसको यूज़ करके अच्छे पैसे कमाना शुरू कर सकते। किसी को मार्केटिंग स्किल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें सीखनी है तो कैसे सीख सकता है इजीली? तो मैं बेसिकली वर्कशॉप, चैलेंजेस, ये सब करता रहता हूँ और मैं आपको डिटेल भी दे दूंगा, तो आप जो है उसको शेयर कर सकते हो, तो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग वे में। अब बस मेन बात यह है कि उनके अंदर सीखने के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, आप क्लाइंट्स के पीछे चिक चिक नहीं करना चाहते, डिस्काउंटेड प्राइस में ज़्यादा नहीं जाना चाहते और हाई टिकट क्लाइंट क्लोज करना चाहते हो, इस वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और कुछ अच्छा सीख सकते हो। सो क्या आपको लगता है कि हर किसी की लाइफ में एक मेंटोर या फिर एक कोच का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को चलाते रहने के लिए? आई थिंक 100% इस चीज़ पे तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगा कि ट्रेनिंग, कोचिंग का, लर्निंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी ग्रोथ में। क्योंकि मेरी लाइफ में भी देखिए, हम इसको समझते हैं अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको बोला कि आई एम एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर, तो मैंने कहीं से सीखा तो नहीं, मैं डायरेक्ट आ गया और करने की कोशिश की। तो मैंने वो गलती की जो मैंने आपको बताया कि वो जो स्विमिंग पूल वाला एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर अगर किसी को स्विमिंग सीखनी है तो ट्रेनर चाहिए ही चाहिए ना। तो नॉर्मली जब कोई स्पोर्ट्स में जाता है, कोई ऐसी एक्टिविटी में जाता है, तो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझता है। वो जिम जाता है तो भी कोच से मिलता है, बात करता है और फिर ही वो जिम शुरू करता है। और बिजनेस को लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ इसमें क्या ही है, चाचा मामा से पूछ लूँगा और उसके अलावा बस कुछ नहीं, आज मैंने एडिटिंग सीखी, कल से मैं कुछ भी बात करूँगा, किसी को कुछ भी बोलूँगा और बस बेचना शुरू कर दूँगा। लोग इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। वो ये नहीं समझते कि ये अपने आप में एक प्रॉपर स्किल है। बिजनेस करना, बिल्ड करना, मार्केटिंग और सेल्स अपने आप में बहुत एक हाई पेइंग स्किल्स हैं। और इसके लिए आपको एक ट्रेनर चाहिए जो आपको सिखा सके, जिसके साथ प्रैक्टिस कर सको, सही गाइडेंस ले सको, जिसने पहले वो किया हुआ है, ताकि फिर आपकी जो जर्नी है वो फास्ट हो सके, स्मूथ हो सके और आप जल्दी वो गोल्स अचीव कर सको। स्टार्ट करने अगर आप जो है अगर आप शुरू कर रहे हो, डेफिनेटली आपको इन चीज़ों पे बहुत जल्दी टाइम और एफर्ट डालने चाहिए। अगर अभी तक आपने टाइम एफर्ट नहीं डाला है, पैसे नहीं खर्च किए हैं, तो आप जाइए, करिए, रिटर्न्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कौन से कोच हैं जिनको आप फॉलो करते हो? कई सारे कोचेस हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। बिजनेस कोचिंग में मैंने राजीव तलरेजा हैं, इंडिया में बहुत अच्छा नाम है उनका, उनसे सीखा है। इंटरनेशनल कुछ कोचेस हैं, टोनी रॉबिन्स, ब्लेयर सिंगर, उनसे सीखा है। इंडिया में और दूसरे कोचेस सिद्धार्थ राजशेखर, उनसे सीखा है। अक्षय यादव एक कोच हैं बहुत अच्छे दिल्ली के, उनसे सीखा है। तो ऐसे कई सारे कोचेस जिनसे मैंने सीखा है और हर एक कोच अपने आप में बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। हर किसी की अपनी एक स्पेशल नॉलेज है और हर किसी ने मेरी इस जर्नी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले किया है। हर किसी से मैंने सीखा है, ये बात 100% ट्रू है। डेफिनेटली मुझे बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट आपके साथ करके और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। आई होप जो हमारी ऑडियंस है उसको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी
और नई नई क्या क्या चीज़ें आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो या कैसे एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, वो चीज़ें भी आपको सीखने को मिली हुई होंगी. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी. और पॉडकास्ट में मुझे भी बहुत मज़ा आया और आपने बहुत अच्छे सवाल भी पूछे एंड आई होप कि ऑडियंस को जो है कुछ वैल्यूबल मिला होगा. इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप कमेंट्स में डाल सकते हो एंड हम कोशिश करेंगे कि वो सारे आंसर्स आपके हम आंसर सारे क्वेश्चंस आपके हम आंसर कर सकें. थैंक यू शक्ति, थैंक यू फॉर हैविंग मी.